नमस्कार, पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज एक बार फिर हमारे विशेष मेहमान हैं और इनको बुलाना काफ़ी समय से पीके टाइम्स का और मेरा खुद का व्यक्तिगत ड्रीम प्रोजेक्ट था। बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से बाड़मेर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रमुख चेहरा रहे दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित, जो पिछले लगभग 2 दशक से मीडिया की जगत में है। बाड़मेर में मीडिया का सबसे प्रमुख चेहरा है और 1.5 दशक से मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर लगातार, चाहे वो दृष्टि डेजर्ट हो या और किसी चैनल के माध्यम से, चैनल बदलते रहते हैं लेकिन चेहरा एक ही रहता है। तो इनका लंबे समय से बाड़मेर की राजनीति में, बाड़मेर के सामाजिक पृष्ठभूमि और अलग अलग तरीके का इनका पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है। तो और बहुत सारे किस्से इनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल है, बोलने के साथ लिखते बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बाड़मेर की पत्रकारिता के बारे में, बाड़मेर की राजनीति के बारे में और तमाम वो मुद्दे जो जरूरी है उनके ऊपर आपके साथ एक तथ्यात्मक विश्लेषण टाइप का पॉडकास्ट किया जाए। ये मेरी इच्छा थी काफ़ी समय से, तो आज वो इच्छा पूरी हुई है। आप पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पीके टाइम्स का। कुछ समय पहले जब ये आमंत्रण मिला आपके कार्यालय के ही आपके साथी की ओर से कि हम चाहते हैं कि अजय जी आपके साथ पॉडकास्ट करें, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं एक पत्रकार हूँ, आमतौर पे साक्षात्कार लेना मेरा काम है, लेकिन मैं फिर लगा कि नहीं, जब वो चाहते हैं कि बाड़मेर में पहले, जैसे आपने पहले मुझे अपनी फ़ोन पे बात हुई तब आपने कहा कि पत्रकारिता पुरानी क्या थी, आज क्या है, और पुराने राजनेता और आज के राजनेता क्या है, उन पे अपन डिस्कस करेंगे, कुछ बाड़मेर की बातें करेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे अजय जी का ये आमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और मैं दौड़ा चला आया आपके स्टूडियो में। और आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मेरी जहाँ तक स्मृति है, मैं लगभग 2009-10 में पहली बार बाड़मेर कॉलेज आया, बाड़मेर आया जी। तब से थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ। तब तक टीवी का इतना प्रचलन था नहीं, टीवी में ही था, ये डिजिटल मीडिया वगैरह इतना सोशल मीडिया था नहीं। लेकिन आपको तब से मैं जानता हूँ और लगभग जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा देखना शुरू किया, तो आपको ज़्यादा गहराई से जानना शुरू किया। तो आप पत्रकारिता में कब से, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ, मेरी समझ है तब तक मैं देख ही रहा हूँ आपको। अजय जी, ये कह सकते हैं कि मंच जो है और माइक जो है वो मुझे स्कूली टाइम से बहुत पसंद रहा है और मेरी दिलचस्पी का एक मुद्दा रहा कि मैं सिंगिंग कंपटीशन जो है उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किए और बाड़मेर और संभाग स्तर पर भी मैंने प्रथम में रहा हूँ सिंगिंग में। तो बाड़मेर के लंगेरा गांव से मेरा ताल्लुक़ है। मैं राजपुरोहित समुदाय के एक साधारण परिवार से हूँ। दरअसल मैं बाड़मेर जब अपनी स्कूलिंग गांधी चौक और हाई स्कूल में की और उसके बाद जब मेरा स्नातक के लिए मैंने पढ़ाई शुरू की, उन्हीं दिनों में हमारे गांव के एक जो दिवंगत हो चुके हैं दीपुरी जी, उनका राजस्थान का एक बहुत अच्छा दैनिक अखबार है, राजस्थान पत्रिका। तो और उसके साथ उन्हीं दिनों में कुछ ही साल हुए थे, बामुश्किल 5-6 साल, दैनिक भास्कर भी आ चुका था। तो कुछ अखबार की एजेंसी उन्होंने ली और आर्मी स्टेशन जसाई से लगा कि कुछ गांव वाले रहा, आत्मा, किराड़ू से आगे के कुछ गांव, वहाँ तक वो समाचार पत्र का उनका एजेंसी था, बांटती थी वो। तो चूंकि वो मेरे पारिवारिक संबंध थे उनसे, तो उनका हाथ टूटा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी इससे बाइक चल नहीं पाएगी, तो आप भी यार मेरी कुछ महीने के लिए मदद कर लीजिए जब तक मेरा हाथ सही नहीं होता। तो मैं उनकी क्रक्स यामा गाड़ी लेकर और सुबह 3-3:30 बजे हम अखबार लेने आते। हालांकि मेरे पिताजी जो है वो एक यहाँ सहकारी बैंक में मैनेजर, उसके बाद लोन सुपरवाइजर रहे। मेरे बड़े भाई आर्मी में हैं, मेरा छोटा भाई वो एजुकेशन फील्ड में, और सबसे छोटा भाई जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करता है। तो मेरे को शौक था दरअसल कि ये अखबार जो है इसकी दुनिया क्या है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैं सुबह उठता जल्दी, घर वाले भी कहते कि तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे तनख्वाह तो चाहिए नहीं, लेता नहीं है क्योंकि दीपुरी का काम है, फिर तू जाता क्या। मैंने कहा मुझे बाइक चलाने का आनंद आता है और अखबार बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो मैं बाइक पे एक तरफ 60 अखबार, एक तरफ 70-80 अखबार डाल के 2 थैलों में भर के और उसकी अलग अलग बंडल बांध के लिखता था ऊपर दाता, मारूड़ी, जसाई। फिर वहाँ अखबार से लोग उठते उससे पहले अखबार में डाल के आता था और घर लौटता था। अखबार फेंकने वाला को स्टाइल भी बड़ा, हाँ, मतलब बड़ा वो सीखने की कोशिश करते थे। और कई बार निशाना चूकता तो बाइक खड़ी करके वापस जाते, वापस उसको लेके आते, फिर फेंकते, ताकि अगली बार जब आए तो ये
वापस। तो उन दिनों में जैसा ही आर्मी स्टेशन में भी मेरे 12 अखबार जो है वो डालने होते थे, तो मैं जब वहाँ पहुँचता तो वो अखबार के लिए बड़े उस टाइम मीडिया का मतलब ही लगभग ज्यादातर अखबार होता था। उनको बड़ा शौक था। 2002-3 बहुत, मतलब आप ये सोचिए कि अखबार के अलावा दूसरी दुनिया जो है वो दूरदर्शन और शहरों में थोड़ा बहुत केबल का कुछ रहा होगा। तो मेरे को बड़ा शौक जगह, मैंने लोग अखबार वाले की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुझे तब तक पत्रकार और अखबार बांटने वाले में ज़्यादा फर्क जो है वो पता नहीं था। अच्छा, एक ही मानते थे आप? वहाँ एक ही मानता, क्योंकि मैं उनके कुछ जो समस्याएं, जैसे किसी की पानी की दिक्कत है तो वो मेरे कुछ पन्ने पे लिख के देते थे, मैं यहाँ लेके आता था दीपपुरी जी के पास। दीपपुरी जी फिर यहाँ पे उस वक्त पवन जोशी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उनको देते। दूसरे दिन छोटी सी अखबार में खबर लगती, तब वो मेरे को दूसरे दिन पत्रकार साहब कहते, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा आप देखिए कि अखबार बांटने वाले की इतनी ज़बरदस्त इज्जत है, उसको पत्रकार भी कहते हैं। तो तब तक मेरे लिए पत्रकार और वो अखबार बांटने वाला दुर्ग सिंह जो है वो एक ही था। फिर उसके बाद मैं उन्हीं दिनों में एजेंसी एक और है हमारे गांव के, हरी सिंह जी, उन्होंने ले ली चौहटन की, तो मैं चौहटन चला गया। तो ये बड़ा दिलचस्प अजय जी है कि मैं सुबह 4-4:30 बजे अखबार आती, जब सर्दी हो या गर्मी, तो मैं वहाँ पे एक बाखासर जो रोड है, बस स्टैंड, बाखासर बस स्टैंड, वहाँ पे एक हिंगलाज भोजनालय हुआ करता था। उसके एकदम आगे बड़ा पीपल था या ऐसा वृक्ष था, उसका एक बहुत बड़ा चबूतरा बना था सीमेंट एक, तो वहाँ पे वो गाड़ी आती और अखबार डाल के जाती। तो मैं 250-300 अखबार इधर, 200-250 अखबार, 400-500 अखबार लेके पूरा इधर डेरूसर, उधर लास्ट मिठड़ा जो एंडिंग है वहाँ पे, और उसके बाद SKT KKT होता होगा ठेठ अंतिम कैलनूर बॉर्डर पे 7:30 बजे में अखबार। एक छोटा साहब थे, एक आंख से थोड़ा उनका दिक्कत था, और वो उनका कैबिन था BSF के एकदम गेट के सामने, जो BOP के सामने। तो मैं तब BSF वालों से मित्रता हो गई, तो वो जब चौहटन आते थे तो फोन करते, उनसे मिलता, मैं पूछता मैंने क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हो गया कल रात को, ये हो गया कल। तो मेरे को बड़ा लगता, मैंने देखो किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन पत्रकार के साथ ये बातें शेयर करते हैं। फिर उनके पानी की समस्या थी BSF के लोगों की, पत्रकार के लिए एक ऐसे लोग ही सूत्र होते कहीं न कहीं। हाँ बिल्कुल। तब तक तो पत्रकारिता की इतनी जानकारी नहीं थी अजय जी, सिर्फ एक शौक था कि बस पत्रकार कहलाना है, क्योंकि लोग जो है वो बड़ा पत्रकार को उस वक्त सम्मान देते थे। नेता या फिर एक पुलिस अधिकारी या फिर एक ब्यूरोक्रेसी का कोई भी अधिकारी, उससे बेहतर इज्जत सम्मान पत्रकार का था। और उनको लगता कोई हमारी समस्या हुई तो हमारी कोई तो ये बात आगे बहुत ईमानदार तरीके से पहुंचा सकते हैं जी। तो उसके बाद आ गया बाड़मेर। कुछ समय बाद चौहटन में जब वो सरहद का एक चस्का लगा कि एक जो कनेक्शन है बॉर्डर से, वो बिना आर्मी में जाए अगर आपको रखना है तो आप पत्रकार बने तो आपकी वहाँ तक आना जाना हो सकता। तो मेरा शौक जो है वहाँ से जगह बाड़मेर आया। यहाँ पे लगातार कुछ महीने तक इधर उधर भटका, लेकिन नौकरी उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था। फिर मेरे ग्रेजुएशन आपकी हो गई तब तक? ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी। अच्छा, PG कॉलेज रेगुलर? नहीं, तो मैंने प्राइवेट किया था। सीनियर का? सीनियर मैंने यहाँ हाई स्कूल से किया, और उसके बाद मैं चला गया बाड़मेर कॉलेज में, वहाँ पे 2 साल किया और उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि मैं चौहटन चला गया। फिर वो इनकम्प्लीट रह गया। फिर मैंने वापस BA पत्राचार से किया। फिर कुछ समय बाद बाड़मेर आया। बाड़मेर में मेरे हाई स्कूल के अंदर मदन मारूपाल जी 26 जनवरी का शायद प्रोग्राम था 2004 का, और मुझे उन्होंने बुलाया कि आप कल। मदन जी क्या करते थे उस टाइम? दैनिक भास्कर में थे। अच्छा। उस वक्त वो कार्यवाहक शायद ब्यूरो हेड हुआ करते थे। तो मेरे को बुलाया, मुझे ग्रामीण संवाददाता की जिम्मेदारी दी, मेरे गांव लंगेरा से लगा के आगे रामसर तक। तो मैंने कवरेज करना शुरू किया, मेरी खबरें छपती साइकिल पे, मैं रोज सीधे ही मतलब रिपोर्टर या स्ट्रिंगर के तौर पे शुरुआत की? हाँ, स्टिंगर। मुझे खबरों की कटिंग पे पैसा मिलते। मेरे पास आज भी वो एक मेरी पहली सैलरी का 350 रुपए का चेक मेरे पास पड़ा है। ऑफिस कर्मचारी के तौर पर या एडिटर के तौर पर आपने काम? नहीं। अच्छा। तब तक मेरा जो है वो एक खबरों के ऊपर 1 इंच साइज पे माप के आपको पैसा मिलता था। तो मतलब आपकी शुरुआत है वो प्रिंट से होती है? मुझे लगता है आप प्योर इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, तो उन दिनों में फिर कुछ खबरें की, एक जैसा ही कि हिंगलाज मंदिर की बाई ने मेरी खबर छपी। तो उस टाइम एक बाई नाम वाला बहुत बड़ा शौक था। अरे दुर्ग सिंह राजपुरोहित, एक बाई नाम जब छपा था, मैं आप मानेंगे नहीं, मैं 1 महीना तक उस कटिंग को अपनी जेब में डाल के, क्योंकि फोन तो होता नहीं था, ये मोबाइल वगैरह इतना नहीं था, मतलब हर किसी की पहुंच में नहीं था। मेरे पास फोन 2006 के आसपास आया मोबाइल, उससे पहले फोन नहीं था। ठीक है, तो मैं साइकिल पर ही था। फिर उन्हीं दिनों में बाड़मेर के ही भास्कर में एक स्टिंगर के रूप में काम करते हुए, ग्रामीण संवाददाता के रूप में, बाड़मेर के ही एक अखबार है जनता सहकार,
एस कुमार जी मथानी जो है उनके संपादक हुआ करते थे, और मुकेश मथानी जो है वो उनके बाद में संपादक रहे। तो मैंने उनके साथ भी काम किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे को जनता सहकार में, हाँ, क्योंकि वहाँ पे 3,000 रुपये की मेरे को ऑफर मिला कि आपको हम 2,500 या 3,000 रुपये देंगे। तो मेरे को 2,500 3,000 यहाँ पे 350 मिल रहे। तो वहाँ जनता सहकार में क्या भूमिका थी आप? वहाँ पे मैं एक बाड़मेर शहर का संवाददाता था। अच्छा। तो पहली बार जो है वो एक अखबार के एक संवाददाता जिसका पीआरओ सूची के अंदर नाम जुड़ा मेरा, वो 2000, वो भी जिला मुख्यालय पे रहने का मौका 2004 में मेरा जुड़ गया था। और 2005 दिसंबर तक मैंने काम किया जनता सहकार में। उन्हीं दिनों में अप्रैल माह में दृष्टि न्यूज यहाँ पे लॉन्च हुआ बाड़मेर में। लेकिन ये कब की बात है? दृष्टि 2005 अप्रैल, अच्छा 15 अप्रैल 2005 को दृष्टि डेजर्ट लॉन्च हुआ था। दिसंबर के अंदर कन्हैयालाल जी डलोरा जो उनके मालिक और एडिटर थे, वो उनसे मेरा संपर्क हुआ। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई 2,500 रुपये तनख्वाह देंगे, लेकिन आप हमारे साथ आओ। तो फिर 2,000 रुपये में मैं दृष्टि डेजर्ट के अंदर रिपोर्टर के रूप में मैंने काम शुरू किया। और तो उन्होंने आपके अंदर क्या देखा, आपको कहीं बोलते हुए? नहीं, मेरी खबरें जो है वो जनता सहकार के अंदर बाई नेम खूब छपती थी। अच्छा। और मैंने उस वक्त जब पटरियां बिछ रही थी मुनाबाव तक, थार एक्सप्रेस की शुरुआत से पहले, क्योंकि 18 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी, तो ये उससे पहले का दौर जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरी लगातार बॉर्डर पे जा रहा था। उस दौरान AC भट्ट जो एक जिला कलेक्टर हुआ करते थे, एक घनश्याम दादी ADM हुआ करते थे, उनके साथ एक भारत और पाकिस्तान सरहद के ऊपर गडरा इलाका है, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लोग थे, उनका जब वहाँ पे शिविर लगा, तो वो नेशनल मीडिया कवर करने जब वहाँ पहुंची, तो उनके साथ मैं भी वहाँ तक था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हम उस चीज़ को कवर कर रहे हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों का जो है वो एक तरीके से उसमें शामिल है, जैसे कलेक्टर, आर्मी, BSF, सारे के सारे बड़े बड़े जो संगठन है सरकारी, वो इनमें, और हमें भी पत्रकारों को वहाँ पे बकायदा PRO की गाड़ी में वहाँ ले जाया जाता है। तो मुझे वहाँ पे एक और जो शौक जो है इसका लगा कि भाई अपने को इसमें ही पत्रकारिता में कुछ करना है। तो दृष्टि जब है वो दिसंबर में 2005 में ज्वाइन कर लिया। तो टीवी का वो दौर जो है वो एक स्वर्णिम दौर था बाड़मेर जैसे इलाके में। आप ये सोचिए, जब केबल टीवी, केबल न्यूज का जो जमाना था, उसमें कोटा या फिर उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर, यहाँ पे संभाग स्तरों पे केबल चैनल्स, न्यूज चैनल्स हुआ करते थे। बाकी बाड़मेर जैसे छोटा जिला जो है वो उस वक्त इन जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा था, लेकिन हर संसाधन, इतने गर्म टीवी भी नहीं है, इतने लोग, हर चीज से लोग जो है वो टीवी तक पहुंच की उम्मीद नहीं रख रहे थे। उन दिनों में टीवी का बाड़मेर में लोकल चैनल का होना, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब वो चैनल ज्वाइन किया तो उसके बाद मेरा उससे लगातार 2005 दिसंबर से लगा के 2008 तक मैं लगातार उसमें काम किया मैंने। इस दौरान बाढ़ आई 2006 में। तब एक पत्रकार के रूप में पत्रकारिता को जीने का मौका मिला। कवास, मलवा, बाढ़ का दृश्य, बहुत सारे जो अभी युवा है जी, बहुत सारे जो 2006 की बाढ़ को जीवंत रूप में उन्होंने नहीं देखा, उनकी स्मृति उतनी, क्योंकि हम भी उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं कि आकाशवाणी रेडियो के यहाँ पे एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद डेविड जी हुआ करते थे, उनके साथ मैं उनकी एक वाइट और ब्लू मिक्स एक गाड़ी एक आती थी, उसके साथ हम ऑल इंडिया रेडियो की टीम के साथ हम एक जोगा सरिया करके इलाका जो है वहाँ पे हम गए। तो मेरे सामने जो है वो शव आ रहे थे बाहर तैर तैर के, कम से कम 4 से 5 शव हमने उस वक्त देखे। बाढ़ के ये चौथे या 5वें दिन की या 6ठे दिन की बात होगी। मैन तो ये 2 गांव में ही बाढ़ ज्यादातर कैर था, एक कवास और मलवा। बिल्कुल बिल्कुल, कवास का आसपास का जो इलाका है, जोगा सरिया, ये मांडपुरा, बरवाला, वहां तक इसका जो है, कवास में होते बहुत ज्यादा होती, कितनी मौतें हुई थी लगभग पूरा जो है वो 120 के आसपास जो है 120 के आसपास मौतें हुई थी। इतनी ज्यादा भारी संख्या में मौत का कारण, मतलब कवास उस टाइम इसकी बसावट कैसे था कि हमारी जो रिसर्च हुई उसके बाद, शोध जो हुई उसके बाद, उसमें एक चीज सामने आई कि तो कवास जो है उसकी जो बसावट है वो एक कटोरे की तरह है, और दूसरा इसके नीचे जो जिप्सम है वो पानी को नीचे जाने सोखने नहीं देता। तो जितने एनिकर्स वगैरह उस पानी के बहाव क्षेत्र में बने थे, तो वो जब जैसलमेर से पानी बहुत तीव्र रफ्तार से बाढ़ में बसें भी कई जो है उसकी चपेट में आ गई थी। तो
आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा कहर, मैं आपको बताऊं कि साल भर से ज़्यादा, 1.5 साल से ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ का रास्ता बंद रहा, पानी जो है वो यहाँ से निकल नहीं पाया। आप सोचिए कि एक इलाके में कई महीनों तक एक ट्रेन चली पानी बाहर ले जाने के लिए। आप सोचिए, कवास से जी, और लूनी नदी में पाली में जाके वो पानी जो है छोड़ा जाता था। क्यों, हम उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में थे और हमने केवल सतही खबरें पढ़ी है और आपने वो कवर किया है। बिल्कुल। तो अभी जो कवास है वो बाढ़ वाले कवास से कितना अलग है? अभी उसकी बसावट में वगैरह क्या कुछ नया कुछ है? उसमें देखो, लोगों ने वापस वहाँ बस तो गए, क्योंकि लोग अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उससे जैसे बाढ़ के टाइम स्थिति थी वैसी ही अभी भी है? नहीं, अभी तो पुल वगैरह सारे बन गए। अभी तो पुल तो बहुत ऊंचा है, तो गांव तो अभी भी काफी नीचे नहीं, है। बसावट तो वही है, दिक्कत तो हो सकती है। देखिए आप, नहीं, रेलवे स्टेशन ऊंचा बन गया, एक पुल ऊंचा बन गया, और इससे जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग जो है, रहवासी जो इलाके हैं, वो भविष्य के खतरे से अभी टले नहीं है। अगर भविष्य के अंदर बाढ़ आती है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चलो जनहानि ना हो, क्योंकि इतने संसाधन बढ़ चुके हैं, लेकिन कवास डूबेगा या बचेगा ये इसके ऊपर कोई श्योर नहीं है, क्योंकि उस टाइम बाड़मेर के विधायक तगाराम जी थे। बिल्कुल, आपने एक अच्छे राजनेता की मुझे याद दिला दी आज। मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा राजनेता जो दिल से बहुत भोला, जिसके अंदर संवेदनाएं जो है वो कूट कूट के भरी हुई, जिसको कह सकते हैं कि एक देशी किसान जाट का बेटा, जिसका खाना पीना, जिसका पहनावा, जिसकी बोलचाल, जिसकी एक स्पष्टवादिता, जिसका आज के पॉलिटिशियन की तरह जिनमें एक लाग लपेट, एक कपट का जो एक मिश्रण होता है, वो उस आत्मा में नहीं था। वो उस आदमी को मैंने बाढ़ में जब लोगों को दुखी होते देखा, तो उस आदमी को मैंने रोते हुए देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस वक्त ज़्यादा मेरी उम्र नहीं हुई होगी, करीब 19 साल का रहा हूँगा मैं, 19-20 साल का। तब मैं इनके घर, इनकी जीप के अंदर जाता था, इनके पास जीप हुआ करती थी, उसमें मैं जाता था। इनके धर्मपत्नी जी के हाथ का मैंने खूब बाढ़ के दिनों में खाना खाने का सौभाग्य मिला मुझे। तो मेरी उनसे बहुत दिल से तगाराम जी से एक संबंध, रिश्ता था, और मेरे पारिवारिक जो एक सदस्य के तरीके से वो मेरे हर निमंत्रण पे मेरे परिवार के साथ वो रहते थे, आते थे। एक नेता को, सफल नेता बनने के लिए अपने घर बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। ये भी एक, वो नेता नहीं भी होते तो भी क्यों, मैंने हनुमान जी जो है वो खाना तो उनके यहाँ ऐसे ही चलता था, बहुत सारे नेताओं घर पे चलता रहता। अभी हनुमान बेनीवाल का बीच में कोई वीडियो था, पॉडकास्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा मेरे पिताजी को राजनीति का शौक था, वो ऐसा कोई दिन चला जाए जिस दिन 500 लोग घर पे खाना नहीं खाए, उनको चैन नहीं मिलता था। देखिए, हमारे मारवाड़ में और राजस्थान में एक, आप भी इसी मारवाड़ के ही रहने वाले, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अपने कहा जाता है कि भाई जो अपने भाईशेण है उसके हाथ का जो धोया हुआ अगर कुछ पानी जो है अपने आंगन में गिर जाए तो ये अपने लिए सौभाग्य रहता है। तो ये होता है कि खाना खिलाना, भोजन करवाना, ये यहाँ की एक संस्कृति नहीं, यहाँ की एक तरीके से लोगों का धर्म है। लोग भूखे को भोजन करवा के अपने आप को बहुत संतुष्टि दिलाते पाते हैं। इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। कवास के साथ दूसरा गांव था मलवा, जिसके अंदर भी मेरे ख्याल 5-6 मौतें हुई थी, और वो गांव भी ऐसे तस्री नुमा था, दोनों के बीच में ही था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, वो भी डूब गई थी। वहाँ के लोग जो है वो बहुत परेशान हुए थे। पानी वहाँ पे भी बहुत, मुराद अली अबड़ा शायद IPS वो वहीं के रहने वाले। बिल्कुल वो खुद वहाँ पे, यहाँ पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वो कई बार वहाँ पे एक ताण करके था इलाका, वो भी इसकी चपेट में आया था। वहाँ भी, मलवा भी, हर जगह वो हट्टी झट्टी गई। तो मलवा के अंदर एक मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मुझे याद है कि विवाद भी होता शायद, कि वो मस्जिद के अंदर जब वो पानी गया था। तो देखो, इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई भी किसी भी तरीके से ऐसी कोई घटना, न उसके कोई फोटोग्राफ्स, न उसके कोई ऑफिशियली किसी अधिकारी ने या तत्कालीन SP या किसी ने कहा। तो आपको पता है वो अफवाह थी क्या? बिल्कुल अफवाह थी। मैंने खुद ने उसकी रिसर्च किया कि मलवा में उस तरह पाकिस्तान के नागरिक का शव मिला वगैरह, नहीं, ऐसी कोई बात उन दिनों में एक ऑफिशियली कहीं पर भी सामने नहीं है। ये अफवाह थी, और लगातार
गाय बगाई ऐसी अफवाह आज कई भी- लोगों ने कहा हथियार मिले तैरते हुए वगैरह। बिल्कुल हथियार कभी तैर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हम तो बच्चे थे क्योंकि सुनते मैंने भी थे। सुना था कि भाई बाढ़ आई तो मलबा के अंदर एक इमारत थी, उसके अंदर से AK-47 तैरती हुई। अब आप ये सोचिए कि ये जो अफवाह फैलाने वाले बेवकूफ लोग होते हैं, एक हथियार जिसकी 15-20 kg मेटल जिसके अंदर होता हो, क्या वो तैर सकता है? आप सोचिए। तो ये बेवकूफ़ाना एक सरहदी इलाके में बेवजह के वैमनस्य फैलाने के लिए किया जाने वाला एक कृत्य मात्र था। अगर ऐसा कुछ होता तो 2006 से 2025 तक का एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड चला गया है, तो दावा करने वाले किसी को तो सामने लेके आते कि भाई ये जुर्म करने वाला है या ये उस इमारत का मालिक है जिसके कब्जे से ऐसे हथियार को, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा गुप्तचर तंत्र जो है वो हमारे बीच में है, एक हमारी बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी पुलिस, बहुत बड़ी सीमा सुरक्षा बल की विंग, वो हर जगह तैनात कार्यरत है। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी सरहद पे आप सोचिए पंजाब या कश्मीर की तरह कुछ न कुछ तो होता। तो ये 2006 की बाढ़ से एक बहुत और राजनीतिक किस्सा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तत्कालीन UPA की अध्यक्ष या कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी दौरा हुआ था यहाँ बिल्कुल, मैंने पर, कवर किया था उसको। और उनका शायद पल्लू पकड़ा, वो कैलाश चौधरी वाला पल्लू किस्सा। नहीं पकड़ा था। देखिए विरोध करते हुए वो बहुत नजदीक तक चले गए थे। अच्छा, वो बहुत नजदीक तक वो चले गए। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी क्योंकि केंद्र के अंदर यूपी गवर्नमेंट थी और उनका ये कहना था कि भाई केंद्र से जितना मदद मिलना चाहिए वो जो है वो मिल नहीं रहा है। तो उभरते हुए नेता थे कैलाश चौधरी। उस समय कैलाश चौधरी की भूमिका क्या थी, आपको पता होगी? कैलाश चौधरी उस वक्त एक आम कार्यकर्ता की तरह थे, लेकिन उस घटनाक्रम के कारण उनको बहुत, अभी आप ये सोचिए कि उस दौरान सोनिया गांधी की वही ये कहाँ की घटना है? घटना ओरिजिनल थी क्या? इज्जत हुआ या उसका इतना बड़ा दायरा या एक डेकोरम हुआ करता जैसा आज नरेंद्र मोदी जी का है। तो आज नरेंद्र मोदी जी के पास अगर कोई आदमी व्यक्ति पहुंच जाए तो आप सोचिए कि उसको कितना प्रचार प्रसार मिलेगा, चाहे कुख्यात या विख्यात के रूप में। वही उस दौरान उन्होंने उस एक जिसको कहते हैं ना कि ऐसा क्षण है जिसको बनाया जा सकता था, वो कैलाश चौधरी राजनेता के होने के नाते। तो ये घटना ओरिजिनल थी क्या? ओरिजिनल ये थी कि जैसे ही सोनिया गांधी अपने जिस जगह पे उनका लैंडिंग हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा बैरिकेड जो है वो लगे हुए थे, क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो SPG कैटेगरी में, उस टाइप के कैटेगरी में उस वक्त भी रहती थी। तो उनके पास अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर नेशनल मीडिया भी उसको कवर करने आया था, तो उन चीज़ों को और ज़्यादा महत्व मिला। और आप सोचिए कि 2006 में अगर नेशनल मीडिया पर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोनिया गांधी का विरोध करते हुए नजर आए तो निश्चित तौर पर उसको बाद में तो एक फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिलनी थी। 2006 के बाद 2 वर्ष आगे बढ़ते 2008 का विधानसभा चुनाव आता है, तो उस टाइम राजनीति कैसी थी? 2006 के बाद कुछ समय के लिए मैं जोधपुर चला गया था। वहाँ पे पहला इंटरव्यू दिया पावटा में, राजस्थान पत्रिका का एक चैनल 24 न्यूज करके चलता था, शायद भी चलता होगा। तो वहाँ पे अजय अस्थाना जी ने मेरा इंटरव्यू किया था और मैं रिजेक्ट हो गया था वहाँ से। अच्छा, क्योंकि मुझे उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स से संबंधित, खासकर अशोक गहलोत से संबंधित सवाल पूछे कि वो प्रभारी जो है वो कहाँ के हैं। तो एक जगह का तो 2 जगहों के प्रभारी थे, एक जगह का तो मैंने सही था, दूसरा मैंने गलत बता दिया था, शायद हरियाणा बताना था या MP बता दिया था तो मेरे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद दैनिक भास्कर, माफ करें दैनिक नवज्योति जो है वाखरिया सर्किल, वहाँ पे एक परिचित के थ्रू वहाँ पहुँचा और एक रामचंद्र जी गौड़ हुआ करते थे, उनके सानिध्य में कुछ समय तक वहाँ आना जाना लगा रहा। फिर हमारे ही राजपूत कम्युनिटी का एक मैगजीन निकलता था जालोरी गेट पे, तो मैं उसमें एक संपादक के रूप में साल भर वहाँ का काम किया। फिर थोड़े समय बाद आ गया वापस बालोतरा, साल भर मैंने बालोतरा में काम किया, दृष्टि डेजर्ट के ब्यूरो हेड के रूप में, क्योंकि हमारा ये प्लान था कि हम बालोतरा के अंदर भी दृष्टि डेजर्ट को लॉन्च करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो फिर मैं बाड़मेर आ गया। उसके बाद मेरा लगातार दृष्टि डेजर्ट के साथ ही 2011-12 तक चलता रहा। 2011-12 मैंने इंडियन न्यूज ज्वाइन कर लिया और इस बीच में 2006 और 2007 में ANI और आज तक के लिए भी मैंने काम किया। अच्छा। लोकेंद्र सिंह जोधपुर में हुआ करते थे,
और बाबू इंद्र सिंह हुआ करते थे, उनके साथ मैंने बॉर्डर की खूब स्टोरीज की। आपको याद बताऊं कि सबसे पहला जब पाकिस्तान जेल में बंद भारतीयों का करीब 30 लोगों का जो मामला था, उसमें सबसे पहले अगर अखबार की बात किसी नेशनल न्यूज ने उठाया था तो वो मामला हमने 74 में आज तक के थ्रू उठाया था। तो काफ़ी टाइम काम करते करते 2011 से लगाकर 2019 तक मैंने लगातार इंडिया न्यूज़ के लिए भी काम किया। तो 2008 का जो विधानसभा चुनाव है ये परिसीमन के बाद हुआ, और ये जो रिजर्व सीटें हुई थी विधानसभा की, ये भी उस समय ही हुई थी। 54 रिजर्व हुई थी, पहले सिवाना थी और ये बैतू नई विधानसभा सीट बनी थी। तो उस टाइम का राजनीति का परिदृश्य कैसा था? देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, राजनीति का परिदृश्य अजय जी पिछले एक दशक में बहुत भयंकर रूप से परिवर्तित हो गया है। सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया ने तो इसको, वो कहता है ना कि आग लगाने का बहुत बड़ा काम किया है। जो चीज लंबे समय से दबी हुई थी ना, जो चीज ऐसी चीजें, और एक वैमनस्य का जो है ना, वो एक बहुत बड़ा काम शुरू हो गया। अब समर्थक जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से किसी को भी टारगेट एनकाउंटर करते हैं कि आप मतलब सोच नहीं सकते उनके परिवार तक पहुंचना जी थे। खैर, ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम इस चीज को रोक नहीं पाएंगे, कोशिश करें तो भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आजकल सब लोग जब जैसे कहते हैं ना कि इतने लोगों को कैसे मुंह बंद करवा सकते हैं, क्योंकि आलोचना तो आपकी होगी। दो पक्ष तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, एक पक्ष तो आपके विरुद्ध होगा, क्योंकि उसको उसके टेस्ट का या उसके अनुसार या जैसा वो सोचता है वैसा उसको आनंद नहीं आ रहा है उसको पढ़ने में या उसको देखने या सुनने में, तब वो अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से जाहिर करता है। लेकिन अब इतना टाइम हो गया है इनसे भिड़ते भिड़ते कि अब ये चीज़ आदत में शामिल होगी कि चलो ठीक है। अब जो हाँ, दुख होता है कि मानसिक जो स्तर है वो गिर गया। कई बार मैं भी मानवीय स्वभाव है, कई बार उनकी भाषा में जवाब देने का प्रयास करता हूँ, फिर पछताता हूँ कि वो तो आगे से मजबूर थे, मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये है कि अब काफ़ी मजबूत हो गए, इसलिए अब आजकल कोई प्रतिक्रिया देने का। सोशल मीडिया ने मीडिया को बदलने का कितना काम किया? क्यों मीडिया अलग है, सोशल मीडिया अलग है। तो पहले केवल प्रिंट था, उसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मजबूत हुआ, अब सोशल मीडिया का दौर है जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के दौर के बाद मीडिया कितना बदला है? देखो अजय, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज अनुशासन में चले तब उसका जो है वो इफेक्ट जो है अच्छा रहता है। जैसे मैं बाड़मेर से कोई चीज कवर करके आगे भेजता हूँ, या बाड़मेर में कोई संगठन काम करता है, वो किसी अपने रिपोर्टर के जरिए कोई चीज लेके अपने ऑफिस तक लेके आता है, तो उसके बाद बाकायदा एक जो 2 लेयर है उसकी एक जांच करती है कि कहीं उसके वीडियो की भाषा में किसी तरीके से गलत नहीं हो, या जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से हम भारतीय कानून या फिर सामाजिक जो एक बंधन होता है उनको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से हम गलत परिपाटी का तो कहीं पालन तो नहीं कर रहे हैं। और यही हो रहा है। सोशल मीडिया जो है उसमें कोई एडिटर नहीं है, उसमें वो व्यक्ति जो वीडियो शूट कर रहा है वही एडिटर है, वही रिपोर्टर है, वही उसका मतलब सारे तथ्य जो वो अपने मन से पैदा कर रहा है, बोल रहा है, वही उसके पास है। मतलब उसमें एक पक्षीय बातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया और मीडिया को लोगों ने एक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया भी सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो लोग जो है वो उससे कमतर उसको आंकते नहीं है कि फला जो अखबार या चैनल एक समय में इतने अच्छे रेपुटेशन के साथ नाम लिया जाता था, तो आज उसका सोशल मीडिया में क्या हासिल है आप देखिए। तो जो लोग लगातार पहले अखबार पढ़ते थे वो अभी उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको देखने की आदत हो गई, उसके बाद सोशल मीडिया के दौर में आ गई, तो लोगों का भी तो टेस्ट बदला है साथ में। बिल्कुल। देखो, लोग जो है उनके पास एक हाथ के अंदर सारी की सारी पावर आ गई है कि वो किस चीज़ को कब वो खुद जान जाए कि मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना है। तो सारा का पहले ये स्थिति थी कि आपके पास ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन नहीं होने की वजह से कई बार लोग जो है किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक झेलने को मजबूर हो जाते हैं, और जब ऑप्शन मिल जाता है तो वो रिप्लेस करते ज़्यादा समय लगता नहीं है। और यही चीज़ें हर
अगर आप प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो हर तरीके से हर जगह ये चीज़ें, राजनीति से लगा के, पत्रकारिता से लगा के, हर जगह तक आपसे बेहतर कोई मिलता है तो आपकी जगह भरने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, इसको इतना स्वतंत्रता मिल चुकी है कि मीडिया जो है वो भी अब कतराता है इससे बैर लेने के लिए या इसका विरोध करने के लिए, कहीं ये इतनी बड़ी फौज हमारा विरोध एक सूत्र में ना कर ले। तो ये आप सोचिए कि एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो बन गई। दूसरा ये कि कंटेंट आप क्या डाल रहे हैं क्या नहीं, ये बड़ा विषय नहीं रहा है कि व्यू और जो एक मोनेटाइजेशन के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है। तथ्य इस जद्दोजहद में खो गए हैं। तो आपका ज़्यादातर कोशिश अपनी सबकी यही रहती है भाई, लाइक, कमेंट, शेयर, व्यू, फॉलो, ये चीज़ें इनका भी साथ में ध्यान रखा जाता है। तो कहीं जो मूल कंटेंट है वो भाई आप यही देखते हैं कि शाम तक अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप पूरे दिन या पूरे हफ्ते भर बाद देखते हैं ना कि मेरा जो है कंटेंट कितना चला और कितना नहीं। और दूसरा आप देखते हैं कि फला व्यक्ति जो है उसने एसपी ऑफिस के आगे, कलेक्ट्रेट के आगे किसी ऐसे पारिवारिक मामले को उछाल दिया जिसके 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू आए और उसने बताया कि मेरे तो भाई साहब एक महीने का $5,000 रहता है। तो सामने वाला जो है वो भी ये सोचता है कि यार मैं पत्रकार हूँ, इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और ये आदमी जो है ये चीज़ें दिखा कर और पैसा कमा रहा, तब वो भी उसी फ्लो में शायद। और ज़्यादातर आजकल आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे हम जो देख रहे हैं उसमें कंटेंट इस तरीके से अभी थाली में परोसा जा रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरे लिए कितना हानिकारक है या फिर ये खाने के बाद मैं जी पाऊंगा या नहीं। क्योंकि आपकी बुद्धि जो है पूरी एक तरीके से फॉर्मेट करके एक नई चीज़ डालने का काम जो है वो कर रहा है। आप देखिए ना 2006 में अगर ये सोशल मीडिया होता तो आप जैसे कह रहे हैं कि मलबा के अंदर हथियार तैरते हुए मिले तो वो उस वक्त अगर कितना बड़ा बाउंडर हो जाता। तो भगवान भी कुछ चीज़ें करता है सोच समझ के करता है। और आप बस ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है जिसमें आप खुद कट सकते हैं, क्योंकि आप एक बार जो चीज़ आपने स्प्रेड कर दी उसके बाद आपका कंट्रोल उसके ऊपर रहता नहीं। एक होता है लिखने वाला लेखक, उसको ज़्यादातर अंतर्मुखी माना जाता है। दूसरा होता है बोलने वाला वक्ता, जिसको बहिर्मुखी माना जाता है। आप लिखते भी काफ़ी अच्छे, बोलते भी, तो आपको ज़्यादा, आप खुद को लेखक के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं, लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या बोलने में? मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लिखने में मेरे पास एक अच्छा खासा, मैं कभी आप मेरे ऑफिस की तरफ आएंगे तो काफ़ी जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं क्या पढ़ना पसंद करता हूं। तो आप ये सोचिए कि कई ऐसे अच्छे लेखक हैं जिनको मैं पढ़ता हूं तो मुझे, जब मैं बहुत दुखी परेशान हो जाता हूं ना तो मैं उनको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है कि और आपने जैसे कहा ना कि लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है या बोलना, या एक तरीके से अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए आगे पहुंचाना वीडियो के माध्यम से, तो मैं सोचता हूँ लिखना जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है बोलने से बहुत ज़्यादा। आप बोलेंगे ना तो आपको लगता है कि आपको जो लोग देख रहे हैं वो आप सही हो या गलत हो वो आपके चेहरे को देख के बता सकते हैं। और आपका जो लिखना है वो आपको जो आप है वही पेश करता है कि, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लिख सकता है व्यक्ति, जो लिख सकता है वो सोच सकता है, क्योंकि लिखने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है और सोचने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पढ़ना कहाँ तक बचा है सोशल मीडिया से लगा के। अब आजकल तो ये चीज़ें हो गई है कि मैं देखता हूँ कई बार कि आज सुबह उठ के देखेंगे पूरे दिन के अंदर कौन सा मामला जो है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि फला कोटा में एक घटना हो गई या महिला उत्पीड़न हो गया या फिर पॉलिटिकल मामला हो गया। तो आप ये सोचिए। और दूसरा, फॉलो कोई नहीं करता किसी भी चीज़ को। आज मैंने मुद्दा उठा दिया कि बाड़मेर के अंदर बहुत दिक्कत है साहब, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, या फला कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर इस तरीके से एजुकेशन में दिक्कत आ रही है। आज मैंने मामला उठा लिया, मेरे को व्यू अच्छे आ गए, बस यहाँ तक ही मेरा टारगेट रहा है। मैंने उसके बाद क्या हुआ, क्या उनका एजुकेशन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, या जिस पानी के मुद्दे को उठाकर आपने बहुत बड़े व्यू, उनकी आंखों के आंसू दिखा के आपने जो व्यू बहुत सारे लेके आपने डॉलर जो दिए थे, उसके बाद उनके पास अभी भी पानी है या फिर वही आंसू है, वो देखने वाला कोई नहीं। तो फॉलो
वापस खबर का करने वाला, वो एक जो दौर था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। पत्रकारिता की भाषा में या नॉर्मल भी एक होता है एंकर, एक होता है विश्लेषक। एंकर वो होता है जो बहुत अच्छा बोलता है और उसकी शब्दावली वो सीमित है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करता है। दूसरा होता है विश्लेषक, बहुत सोच समझ कर बोलता है लेकिन बोलने का वो अंदाज उसके पास नहीं, तो जो एंकर के पास होता है। तो एंकर और विश्लेषक में आप कितना अंतर करते हैं और आप खुद को उनमें से क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक एंकर जो है वो एक आप टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ते हुए अब किसी खबर का एक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज एंकर की जिम्मेदारियां, क्योंकि हम डिजिटल पे बात करते आ रहे थे इतनी देर, तो आजकल एंकर की जो जिम्मेदारी है वो ये भी है कि वो, जैसे हम कई बार देखते हैं कि एंकर, एक एंकर अच्छा वक्ता हो जरूरी नहीं, एक एंकर हो, विश्लेषक हो, पत्रकार के रूप में भी बहुत सारे जो आजकल इस ऑलराउंडर, अपन बाड़मेर की बात करें ज्यादातर, तो बाड़मेर की जो कई पत्रकार ऐसे जो बोलते बहुत अच्छे लेकिन उसमें पीछे विश्लेषण की क्षमता या फिर नॉलेज देखें तो कहीं न कहीं उसकी कमी नजर आती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप तात्कालिक जो घटना या तात्कालिक जो स्थितियां या परिस्थितियां हैं उसको देखकर आप किसी चीज का आकलन या विश्लेषण नहीं कर सकते। कि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आज जो ये परिस्थिति बनी है इसके पीछे कितना बड़ा लंबा इसका इतिहास भी है घटना का। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण जो है किसी घटना का, जैसे एक एंकर के रूप में एक रील या एक वीडियो बनाकर, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसमें, या ये कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर उसको ये कहे कि आपने जो ये कार्य किया है ये एक पत्रकार या विश्लेषक की भूमिका, वो जो आपने पढ़ लिया या जो तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर बोल दिया, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक कंटेंट जो है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हो। उस घटना की विश्लेषण की कहीं रत्ती भर भी उसमें गुंजाइश नहीं है। तो एंकर अच्छा बोलने वाला जिसका एक शब्दकोश भी, जैसा कि आपने कहा, सीमित होता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मैंने आपको कहा कि आपको बोलने के लिए भी मेरा मानना है कि समझना और पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने की आप में भाव नहीं है, अगर आप किन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो आपके कंटेंट में आपको ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि आकर्षक उसको तरीके से पेश करने के लिए, लोगों की व्यू बढ़ाने के लिए वो काम आए। अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि उसकी भाषा आपत्तिजनक थी। अभिनव पांडे जो हमारे आईएमसी से पढ़े हुए, पहले ललन टॉप में थे और अभी अपना खुद का वो चला रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई ज़्यादातर जो एंकर होते हैं, जो बड़े पत्रकार होते हैं, इनके पीछे जो शार्प माइंडर होते हैं वो सब स्क्रिप्ट राइटर पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे। बड़े जो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सीधी बात कहूँगा कि बड़े जो स्टूडियोज जो होते हैं उसमें तो स्क्रिप्ट राइटर से लगा के हर कंटेंट राइटर की भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं। हम चूंकि बाड़मेर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटेंट राइटर कौन है, उनका इतिहास क्या है, वो सोशल मीडिया पर आने से पहले क्या थे, क्या उनका जर्नलिज्म से कभी वास्ता रहा, वो जर्नलिज्म में एक्सीडेंटल आए हैं या पत्रकारिता निभाते हुए आए हैं, या फिर कहीं और उनको लगा नहीं संभावना, इसलिए उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये तरीका अपनाया है। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कौन करेगा? सबसे बड़ा विश्लेषक तो जनता है। और मेरा ये मानना है कि जनता को किसी भी तरीके से जो आपके समाज में कोई भी चीज़ें स्प्रेड कर रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपको कम से कम उसका पूरा आकलन तो ये करना चाहिए कि क्या ये सूचना के रूप में हमारे पास जो चीज़ आ रही है ये वेरीफाइड पर्सन है या फिर नहीं है। या फिर आज बाड़मेर में पत्रकारों की बात करें तो ऐसे ऐसे पत्रकार जो बाड़मेर में, जिन्होंने कई खबरों को बाड़मेर की जो भी पत्रकारिता की एक नई दिशा दी, जैसे मान लो पवन जी जोशी की बात करें, रतन दवे की बात करें, धर्म सिंह जी भाटी की बात करें, पूनम सिंह जी राठौड़, जो बहुत पुराने चेहरे, वरिष्ठ है, दिग्गज है, जिनकी बाई लाइन हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। आज की तारीख पत्रकार की बात करें तो वो कहीं परिदृश्य में नहीं दिखते, या बहुत सारे लोग हैं वो आजकल के उनको जानते तक नहीं है, जबकि परिदृश्य में ऐसे लोग आ गए जिनका उनकी तुलना में योगदान कुछ भी नहीं। मैंने आपको कहा कि जैसे मैं आपको सवाल पूछूं कि आप अपने परिवार में क्या देखते हैं, सुबह कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, या कितने लोगों का ये इंटरेस्ट रहता है कि अभी तक आज अखबार आया क्यों नहीं। तो वो एक दौर जो है वो 2015 के बाद, बिल्कुल 16 के बाद ख़त्म हो गया, जिसमें
हाँ, जो प्रिंट के महारथी थे, जो प्रिंट के महारथी थे, वो उन्होंने या तो डिजिटल का जरिया चुन लिया तो सरवाइव कर लिया उनके नाम का, जो मैं बात जैसे निखिल जी व्यास है। हाँ, निखिल जी व्यास काफी संघर्ष कर रहे हैं, उनका तो 2.5 दशक का ज्यादा मतलब वो तो भास्कर में, पत्रिका में कई बड़े बड़े, बिल्कुल, और वो शानदार पत्रकार है, वो एक शानदार पत्रकार है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं शुरुआती दौर में जब बाड़मेर के अंदर जर्नलिज्म की जब कोशिश कर रहा था, तो निखिल व्यास और ये बड़े चर्चित नाम थे, और जिनको मैंने काम करते हुए देखा है, जिनको मैंने देखा है कि वो किन चीज़ों को स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी टीवी की भाषा का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, उनमें उनका जो शब्दावली का उपयोग करने का तरीका है वो क्या है, तो उन सारी चीज़ों को नोट करने का और सीखने का प्रयास किया। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कई बार मैं जिक्र करता हूँ कि आपके यहाँ एक एंकर हुआ करती थी पीके टाइम्स में, आरती शर्मा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, अभी दैनिक भास्कर में। हाँ, वो उनकी शब्दावली का मैं, और जो जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन एज एंकर था, मैं उनकी बहुत सम्मान करता था कि एक शानदार एंकर बाड़मेर जैसे इलाके के अंदर काम कर रहे, तो उनसे भी सीखते थे, उनकी शब्दावली और उनका जैसे शेर व शायरी का जो तरीका और बोलने का तरीका, उसका हम सोचते थे कि देखिए। तो एक तरीके से मैं देखूं तो आजकल सोशल मीडिया के आगमन के बाद लोगों का टेस्ट है वो क्राइम तक सीमित हो गया है। जैसे कौन किसके पास भाग गया, प्रेम प्रसंग, एक्सीडेंट, जिसको क्राइम कहते हैं, क्राइम तक, क्राइम का कोई भी आप एपिसोड किस्सा है वो चटकारे लगाकर, यदि दुर्घटना का है तो थोड़ा मार्मिक अंदाज में, और यदि प्रेम प्रसंग वगैरह ऐसा है तो थोड़ा सा चटकारे लेकर यदि आप पेश करते हो तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज है बहुत भारी संख्या में मिलता है। और आजकल कुकुरमुत्तों की तरह उगने वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया है। तो कहीं न कहीं उन लोगों का आर्थिक फायदा हो रहा है और पब्लिक कहीं न कहीं इसमें उलझी हुई है मानसिक रूप से। तो ये चीज़ कितनी सही है और आप इसमें कैसे नहीं उतरे? अजय जी, मैं इसमें इसलिए नहीं उतरा क्योंकि मैंने सोचा इस चीज़ को बहुत गंभीरता से कि ये मेरे लिए व्यू बढ़ा सकता है, लेकिन एक महिला जो अपने घर से निकलकर बाड़मेर एसपी या कलेक्टर के पास पहुंची है, क्यों पहुंची? आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों पहुंची? कोई पर्सनल पारिवारिक दिक्कत होगी, कुछ नहीं, न्याय मांगने के लिए कि पुलिस उसमें मध्यस्थता करे और उसकी समस्या का समाधान करे। वो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव, मेरे शहर की तो लोग हैं, और कौन है? बाड़मेर एसपी के पास कौन लोग जाएंगे? बाड़मेर शहर के लोग ही तो जाएंगे, बाड़मेर जिले के लोग जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपके, मेरे परिवार के, गांव के कहीं ना कहीं लोग हैं। वो एक पीड़ित महिला बाड़मेर एसपी को पेश होने के लिए जा रही है कि साहब, मेरा पति जो है मेरे को प्रताड़ित करता है, मेरे को मारता है, पीटता है, आप मुझे बचाइए। बाहर एक व्यक्ति उसका इंटरव्यू करता है और वो कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे जेठ ने मेरे साथ ये किया, मेरी सास ने मेरे साथ ये किया। वो वीडियो अपलोड हो जाता है। आप ये सोचिए कि वो जब तक एसपी के पास पहुंची तब तक उस वीडियो ने उस लड़की या उस महिला और उस परिवार के बीच में एक खाई, जो एक दरार थी, उसको खाई का रूप दे दिया। क्योंकि उस महिला ने सार्वजनिक, उस महिला को ये पता नहीं होता, उसको ये होता है पता ग्रामीण क्षेत्र की महिला को, भाई मैं मोबाइल पे या यूट्यूब पे जो दिखाते हैं हमारे को, इससे मुझे न्याय जल्दी मिलेगा, तो ये पुलिस का हिस्सा होंगे, ये प्रशासन का हिस्सा होंगे, तभी तो वो एसपी ऑफिस के आगे खड़े रहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है उनको। तो वो ये सोच के कि हमें इसका न्याय मिलेगा कई बार। और उसके बाद क्या होता है, जब वो वीडियो वायरल होता है तो पुलिस प्रयास भी करे तो भी उस महिला का उस परिवार के साथ वापस कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी परिवार की जगह सही वो वीडियो करवा चुका होता है। तो ऐसे मामलों के अंदर मीडिया की असली भूमिका क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? इसमें ये होना चाहिए कि मीडिया जो है वो पहले एसपी जो है उससे बात करें कि साहब, ये महिला जो आपके पास आई है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो एसपी अपने आप कहेगा कि मैंने संबंधित थाने को या महिला थाने को या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, उनको इस क्राइम के बारे में बताया है। अगर कोई गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है, ऐसा अपराध है जिसमें सेटलमेंट परिवार के बीच हो सकता है, तो उसकी जगह सही करने की जरूरत है। ये क्या खबर का विषय है अजय जी? क्या ये खबर का विषय आप मान सकते हैं? तो ये बाड़मेर में ये प्रचलन इतना ज्यादा पिछले कुछ सालों बहुत ज्यादा बढ़ा है। सिर्फ डॉलर जो आपको यूट्यूब और फेसबुक
बहलाता है। आपका जब चस्का लग जाता है ना कि आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 100% प्रॉफिट वाला कोई धंधा आपको मिल गया है कि आप इन महिला, और आप ये देखिए प्रताड़ित पीड़ित महिलाओं के चेहरे दिखाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय कानून में ये है कि आप नहीं दिखा सकते, उसका नाम जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। वो जा रही महिला की मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें यौनाचार के प्रकरण, जिनका आप महिला का चेहरा, उसकी पहचान, अगर वो नाबालिग है या बालिग है, कोई भी है, उसका आप किसी भी तरीके से नहीं दिखा सकते। ऐसे ऐसे मामले जो है वो सोशल मीडिया पर एसपी ऑफिस के आगे तो ये पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे होता है, तो उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती, या उनकी भूमिका वैसे ही सीमित है, कुछ कर नहीं सकते। सोचिए, मैंने एक बार पूर्व में इस चीज को, मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने एसपी साहब को, दीपक भार्गव यहाँ हुआ करते थे, उनको मैंने कहा सर ये आपके सम्मान, पुलिस के सम्मान के साथ भी चोट है कि पुलिस प्रशासन जो एक इकाई है, जहाँ तक पहुँचकर सबसे पहले आप आवेदन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये न्याय जो है वो करें, उससे पहले उस न्याय का पूरा स्ट्रक्चर जो बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इस तरीके के मामलों को उठा रहे हैं, ऐसे भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो बहुत बड़ी बाड़मेर में काम कर रहे हैं, जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे रूमा देवी फाउंडेशन है, उनका आप देखिए, इनका एक तो इसका भी एक कैटेगरी भजन और इनको लेकर एक बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो जो अच्छा है उसको तारीफ करनी पड़ेगी तो ना। एक कैटेगरी तो बननी चाहिए, पत्रकार कौन है और इन्फ्लुएंसर कौन है। बिल्कुल, और इसी को क्या इनमें फर्क होता है या एक ही चीज है? इन्फ्लुएंसर और पत्रकार एक ही चीज है? नहीं, मैं इस चीज से, अगर कोई इस चीज को ये कहता है कि एक इन्फ्लुएंसर और एक पत्रकार एक है, मैं इन चीज का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। तो इनमें एक अंतर क्या होना चाहिए और क्या होता है? पत्रकार जो है उसकी लिखी हुई हर चीज की जिम्मेदारी है, उसकी लिखी हुई हर चीज, हर बात का एक जो संगठन है वो प्रभारी है, उसकी जो लिखी हुई चीज है उसके ऊपर अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का सो मोटो कुछ भी होता है तो उसको लेकर वो पत्रकार जो है वो उसका उत्तरदायी है साहब, उसके क्रेडिट का भी। एक मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखता हूं और ये चीजें बहुत वायरल होती है, कई लोग गाय बगाई अपने लेवल पर ये मुद्दा भी उठाते हैं कि बाड़मेर में पत्रकार आखिर है कौन, कितने हैं, असली कौन है, नकली कौन है। ये मुद्दा काफी मतलब चलता रहता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, लेकिन बाड़मेर ज्यादा है। अपन बाड़मेर की बात करें क्योंकि अपने सुनने वाले अपना दायरा बाड़मेर। सोशल मीडिया एक ऐसा अफवाहों का जो एक बाजार है ना, उसका एक बहुत बड़ा एक अड्डा बन चुका है, एक बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है, जिसमें आप अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उन सारी फर्जी चीजों को देख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और आप उस दौरान ये सोच नहीं पा रहे हैं या आपका ये स्वविवेक जो है वो कार्य नहीं कर रहा है कि मैं जिस चीज को बाहर आगे से आगे कर रहा हूं इसका एक असर समाज में क्या होने वाला है। मैं ऐसी कई महिलाओं से जो ऐसे वीडियोस के अंदर अगर मेरे कोई परिचित या किसी के माध्यम से मैं उनसे बात करता हूँ, उनको पूछता हूँ भाई आपने वो अपने पति या अपने जेठ के बारे में, सास के बारे में क्यों कहा? जब आप जिम्मेदारी के साथ अधिकारी के पास जा रहे हो, वो आपका हेल्प कर रहा है, तो क्या हमें साहब के ये लगा कि साहब इनके थ्रू अपन अगर इंटरव्यू देंगे ना तो अपने पुलिस भी जल्दी मदद करेगी। अरे साहब, फिर मैंने कहा क्या हुआ? तो साहब मेरे को इसके बदले में उसको फला रिकॉर्ड करने वाले को हमारे को ये देना पड़ा। तो ये पत्रकारिता है क्या? आप बाड़मेर में मीडिया संगठन के पदाधिकारी भी रहे हैं। बिल्कुल। तो बाड़मेर में जैसे मान लो आपको किसी ने कह दिया बाड़मेर में पत्रकार के, तो बाड़मेर जिला मुख्यालय में लगभग कितने पत्रकार है? ऐसा कोई बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो जिला मुख्यालय की जो अपने पीआर ऑफिस की सूची है उसमें खूब साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक, टीवी चैनल्स, इनके अखबार के पत्रकार हैं जिनकी संख्या करीब 60 से 70 हो सकती है। पूरे ऑल ओवर पूरे जिले के अलग अलग, मतलब शिव ब्लॉक वगैरह, छोटन ब्लॉक ऐसे, या जिला मुख्यालय? नहीं, उपखंड का अलग है, बाकी जिला मुख्यालय। अब आप सोचिए उपखंड पे भी 100 पत्रकार बन गए। तो मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या है? मतलब जैसे कौन पत्रकार है इसके लिए? जैसे आज के समय में जो देख रहे हैं उसमें तो ये है कि आपके पास 100 रुपए का मतलब आईडी कार्ड प्रिंट जो है वो होना चाहिए, और उसके बाद आप एक माइक ले लीजिए और उसके बाद आप स्वघोषित पत्रकार बन जाइए हर जगह जाके, और उसके बाद वसूली करिए। कई लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और ऐसे लोग भी
आगामी दिनों में सामने आएंगे, जो बाड़मेर पुलिस या बाड़मेर के अधिकारियों के पास ज्ञापन लेके जाएंगे कि साहब हमारे को तथाकथित उस पत्रकार ने इतने पैसे। नहीं, जैसे मान लो मैं नया आदमी हूँ, मैं अभी, लोग मेरे को पत्रकार नहीं कहते और मानते नहीं है, मुझे उस पत्रकार वाली मंडली में शामिल होना है कि भाई मैं भी पत्रकार हूँ, तो मेरे को क्या करना भाई? आजकल की जो पत्रकारिता है उसके लिए अजय जी आपके पास सोशल मीडिया जो है उसमें आप अजय जाखड़ के नाम से पेज बना के शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई मेरे को आप सोचिए तो सही कि आज इस दौर के अंदर जहाँ कोई भी प्रश्न का जो बेस है ना, वो भी पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका आपको अज्ञान होता है ना जब चीज का, और आप उस चीज को साफ पूछते हैं तब हम पास में बैठते हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि अब क्या करें, किस तरीके से बात करें। और एक आईएएस, एक आईपीएस, आप सोचिए, एक आईएएस या आईपीएस, एक कोई कॉलेज का प्रिंसिपल या फिर एक डॉक्टर एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति, वो इन लोगों के सवाल जो है नियम कायदे कानून का जवाब देते हैं, जिनका खुद का जो शैक्षणिक स्तर है वो भी तो आपका क्या मानना है, पत्रकारिता के अंदर भी एक पढ़ाई लिखाई का दौर या एक अनुभव बिल्कुल होना चाहिए। आप हर चीज में नहीं मानते क्या? आप ये किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब आप उसकी डिग्री देखते हैं ना कि नीम हकीम तो नहीं है, या आप तो हर तथाकथित कोई ऑफिस है वो कलेक्टर या एसपी लगा के बैठेगा, आप उसके बाद थोड़े जाएंगे, उसका पूरा एक डेकोरम रहता है ना सर। तो हमने डेकोरम जो है वो कहाँ देखा है, आप सोचिए ना। और आप सोचिए इस चीज को कि इस चीज को कितना जबरदस्त बढ़ावा मिला है कि सोशल मीडिया पर लोग काम धंधा छोड़ के और उसके बाद पत्रकार बन रहे। और मेरे को लग रहा है कि मैंने ये हम समझ नहीं पा रहे कि हम 20 साल में जो खोज नहीं पाए, इन लोगों ने इतना जल्दी क्या खोज लिया कि बंगले बन गए। नहीं, तो इसमें जो असली पत्रकार है, जो अच्छे सवाल कर सकते हैं और जो बिल्कुल नौसिखी टाइप के, उनमें अंतर कौन करेगा? जनता करेगी, जनता करेगी ना। आप किसी भी चीज को तो नहीं, इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? जैसे जनता करे, जनता अंतर कर लेगी तो पुलिस है, प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, बुद्धिजीवी है, उन लोगों को नहीं दिखता, वो जनता से पहले वो आते हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो वर्ग है ये इन सबको होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है ना वो जनता पब्लिक का, क्योंकि ये लोग पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक में, मैंने जैसे जिक्र किया कि महिलाओं बेटियों का वीडियो जो है वो इस तरीके से परिवारों में खंडन करने के लिए रिलीज कर लेते हैं, जिससे पुलिस का जो मूल काम है उस बच्ची या उस महिला को न्याय दिलाना वो खत्म हो जाता है। तो ये तो एक तरीके से समाजद्रोही की भूमिका में है ना। आप समाज में विखंडन कर रहे हैं, आप समाज में कोई भला काम थोड़ी कर रहे हैं। आपने कोई उसके लिए आप या उस वीडियो को चलाने के बाद आपने लास्ट तक उसका परिवार का अगर समझौता तक गया, उस महिला को न्याय मिला, तब तक आपने उसको फॉलो किया और तब तो माने। लेकिन आप अपने लालच के अंदर, आप अपने कुछ व्यू फॉलोअर्स के चक्कर में आप खुलेआम भारतीय जो न्याय संहिता के कानून कायदे जो है, नियम कायदे जो है, उनको फॉलो किए बिना हर चीज को बिना ब्लर किए, बिना शब्दों को एडिट किए आप हर चीज को चला रहे, ये कैसे चलेगा? तो जैसे आप अलग अलग संगठनों के अंदर आपने बहुत सारे मीडिया संगठनों में काम किया, आपने दृष्टि डेजर्ट में किया, पत्रिका में किया। नहीं, पत्रिका में नहीं किया, मैंने भास्कर में एक स्टिंगर जो ग्रामीण संवाददाता के रूप में किया, साथ ही मैंने इंडिया न्यूज में किया, आज तक मैं एक स्टिंगर के रूप में किया, ANI में मैंने काम किया। पंकज चौधरी जब एडिटर साहब हुआ करते थे हमारे दिल्ली में 2006-07 के अंदर, तब उस वक्त ये था कि हमारे डीवी कैसेट जो है वो जोधपुर या जयपुर जाते थे, सिंधी कैंप बस स्टैंड जो है वहाँ पे शर्मा जी की तो एक टाइम था जब हम संगठन से जुड़ते, हमको गर्व महसूस होता था, संगठन के साथ जुड़कर काम करते, और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन आजकल किसी भी मीडिया संगठन से ज़्यादा पत्रकारों को नाम विशेष से लोग जानने लगे कि फलाना पत्रकार, उसके इतने फॉलोअर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता के अंदर जो मुद्दे, जो जिन मुद्दों के ऊपर बात करके जिसका एक समाज के अंदर एक अच्छी रिपोर्टिंग जाती है ना, उसके लिए लोग जो है संपर्क ऐसे पत्रकारों से ही करते हैं जो इसका फॉलो अप करके उनका काम, जो आम जनता पब्लिक का काम है, जो कर सके, जो आम जनता के लिए नेताओं से, अधिकारियों से भिड़ते हैं ना सवालों के जरिए पत्रकार, उनकी पत्रकारिता की इज्जत करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले जो लोग हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा एक समूह होता है सर। ये सोशल मीडिया जो है उनका
वो जो अच्छाई का जो आवरण है ना उनका, वो उनके सामने धुंधला नहीं पड़ सकता। आप सोचिए कि धर्म सिंह जी भाटी जो है पत्रकार है, आज हर कोई व्यक्ति उनका बहुत इज्जत से नाम लेता है, जबकि उनको सक्रिय मीडिया से मेरे को लगता है कि आधा दशक जो है कम से कम वो हो गया बेवकूफ़ी, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे पत्रकार भूरचंद जी जैन हमारे बारे में हुआ करते थे, शंकर लाल गोली जो है वो हमारे पत्रकार बारे, किशोर चौधरी आकाशवाणी के अंदर एक उद्घोषक हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो सुनते तो लगता है कि बाड़मेर के पास एक ऐसा हीरा है जो इतना आवाज़ का और लेखनी का जादू करे। तो ऐसे लोगों की, ऐसे पत्रकारों की बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये है कि वो इस बहुत बड़ी जो भीड़ है इसमें अपने काम में ही लगे हुए हैं अपने, क्योंकि ऐसी चीज़ों का हम सोचते हैं, पढ़ते आए हैं, जो अनुभव है वो है कि ये बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों का एक्सपायरी डेट भी आता है। हाँ, उसके बाद जो चुनौती आती है वो बहुत बड़ी आती है, लेकिन इन चुनौतियों का एक्सपायरी डेट तय होता है कि भाई ये इतना जो है वो चलेगा। कई लोगों को बहुत अचंभा होता है कि पत्रकारों की इनकम सोर्स क्या है। जैसे मान लो कई लोग कहते हैं कि भाई एक IAS जिला कलेक्टर है वो तो नॉर्मल है, और एक पटवारी है वो धनवान बन गया है, उसने महल बना लिया। तो लोग कहते हैं कलेक्टर नहीं बनेंगे, पटवारी बनेंगे। तो ऐसे ही लोगों को लगता है। आपको क्या लगा? आप भी काफी टाइम सक्रिय पत्रकारिता में, काफी लगभग अच्छा दिल्ली से लगा के यहाँ तक आपका अच्छा अटैचमेंट रहा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के साथ आप रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मानते हैं कि ऐसे पत्रकार दिल्ली में भी आपने देखे होंगे ना, जो पत्रकारिता के भरोसे अपने परिवार को पालते हैं? मेरे तो ऐसा लगता है कोई भी आदमी किसी भी पेशे में यदि बहुत ज़्यादा ईमानदार है तो गरीब दिखेगा आपको। बिल्कुल। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत पत्रकार बचे हैं, बाकी सब दूसरे में कैटेगरी में चले गए? नहीं, कई बहुत अच्छा भी काम करते हैं अपने लेवल पर, लेकिन मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। जो लोगों की जिज्ञासा है कि ये जो पत्रकार है इनकी पूछना चाहिए, जनता को जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं पत्रकारों की इनकम सोर्स क्या है, कई पत्रकार इतने ज़्यादा धनवान कैसे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जनता को पूछना भी चाहिए, खुलेआम पूछना चाहिए। अगली बार जब इंटरव्यू कोई पूछने ऐसा करने आए तो उनको पूछना चाहिए, ताकि वो खुलेआम कह पाए। लेकिन वरना ऐसे ज़्यादातर जो पत्रकार जो सिर्फ अपनी सैलरी के आधार पर हैं, तो उनके क्रेडिट कार्ड के बिल बकाया होंगे, उनके लाइट के बिल बकाया होंगे, उनके बच्चों की फीस जो है वो बकाया होगी। यह बात आप तय मानिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, पत्रकारिता के अंदर आप किसी भी चैनल में बाड़मेर जैसी जगह से काम करते तो आपको 20, 25, 30 हज़ार जो है वो टीवी चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा अखबार में अगर आप काम करते हो ना, एडिटर लेवल में चले जाए तो 1 लाख क्रॉस करे तो अलग बात है। बाकी रिपोर्टर जो है 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं पाता है। कुछ हो सकता है कुछ लोग वो 40-50 हज़ार की कैटेगरी में आ जाए। ये असलियत है, ये हर जगह की असलियत है। बाकी सवाल ये पूछना लाजमी है, मैं कह रहा हूँ आम पब्लिक को पूछना चाहिए। तो मीडिया के लिए कि भाई आप ईमानदारी भी इतनी बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं, हर किसी को सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से लगा के कलेक्टर से लगा के किसी के कोई गजट पे भी कमेंट कर सकते हैं, तो आप ये तो बताइए कि आपके पास जो ये है ये कहाँ से? ये सारी चीज़ें कि कई चीज़ें जो है वो समय पे सामने आ जाती है। तो मीडिया में भी जो सरकार का रवैया देखें या कानून देखें तो ऐसा कोई स्पेशल कोई पत्रकारों के लिए कोई है नहीं भाई ये प्रशिक्षण किया हुआ है, इतने अनुभव वाला ही। मेरा तो मानना है अजय जी कि जो अच्छा लिख सकता है, समझ सकता है, तो अगर वो 12वीं पास भी है तो वो पत्रकार अच्छा अगर लिख सकता है, उसको ये पता है कि खबर जो है उसका क्या समाज के अंदर पाठक पे असर पड़ सकता है, और उसकी जिम्मेदारी तय करने का विवेक अगर उसके पास है, वो पत्रकार है। लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि विवेक का इस्तेमाल किए बिना अगर आप SP ऑफिस के सामने की जो कृत्य है ये करते तो ये मज़ा नहीं आता। या फिर आप कहीं पर जाकर किसी भी तरीके से, बहुत आप उदाहरण सुनते होंगे कि लिफाफा संस्कृति में अगर घुस जाए ना, फिर आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप आगे किसी की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लिफाफा संस्कृति क्या है? लिफाफा संस्कृति कई जगहों पे रही होगी, बाड़मेर में अब शुरू हो चुकी है, होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा अभी तक तो विस्तार नहीं हुआ। लेकिन लिफाफा संस्कृति होती है जिसमें जो एक पक्ष जो है वो आने वाले पत्रकारों को कुछ देखकर, ताकि वो हमारे फेवर में रहे, हमारे खुश करता है कि हम आपका खाने के साथ ध्यान भी रखते हैं। पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग के भी बहुत आरोप लगते हैं कि भाई कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोगों को, और ब्लैकमेल करके। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी कई बार ऐसी चीज़ आती हैं,
लेकिन पत्रकार का ब्लैकमेलिंग का जो दर जो है वो बाकी की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक नंबर पे कोई और आ गया है। अभी इससे बेहतर भी खूब लोग आ गए, लेकिन मीडिया में आप बाड़मेर में कम से कम आपने बहुत रेयर ऐसा सुना होगा कि मीडिया में किसी चेहरा जो जिम्मेदार पद पे काम कर रहा है या संगठन के साथ काम कर रहा है उसने किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई कृत्य किया। आप बहुत लंबे टाइम से बाड़मेर पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकारों से पुलिस प्रशासन नेता ये लोग डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरते। किसने कहा दिया आपको डरते? नहीं, कोई भी जैसे हमारा कोई खुलासा नहीं कर दे वगैरह जो भी। हाँ, एक दायरा जो है वो बना हुआ रहता है निश्चित तौर पे, लेकिन भय या डर का कोई किसी भी तरीके से हमारे काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध रहते हैं अधिकारियों से लगा के, और नेताओं से भी। कई राजनेताओं जी बहुत अच्छे, मैंने जैसे तगाराम जी का जिक्र किया, जिनको मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से और एक तरीके से मैं जब भी वो मिलते थे मैं उनके सामने अपना सिर झुका के उनसे आशीर्वाद लेता था कई बार। तो बाड़मेर की जो वर्तमान राजनीति है इसमें जो भी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी जो सक्रिय नेता है उनमें ऐसे कौन कौन से नेता जिनको आप दोस्त कह सकते हैं? देखिए, राजनीति में जान पहचान और दोस्ती का एक महीन अंतर जो है ना, वो मैं तो समझ चुका हूँ। बाकी समझे न समझे, मैं किसी को भी दोस्त नहीं मानता। हाँ, जान पहचान सबसे है, सबसे मेल मुलाकात है, मिलते हैं। मैं चूँकि पेशे से पत्रकार हूँ, उनके साक्षात्कार किसी मुद्दे पर उनका बाइट इंटरव्यू करने के लिए मैं उनसे मिलता हूँ, लेकिन मित्रता किसी भी राजनेता से मेरी नहीं है। काफ़ी सोशल मीडिया पर ऐसे ही आप व्यवहारिक या शिष्टाचार के तौर पर भी लिखते हैं, जैसे मानवेंद्र सिंह हो गए, कैलाश चौधरी, हनुमान बेनीवाल। देखिए, मैं मानवेंद्र सिंह जी का जो है वो सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पत्रकार रहे हुए हमारे वरिष्ठ, और इस वजह से मैं सम्मान करता हूँ। और मेरे उनसे व्यक्तिगत जो मुलाकातें हैं वो बहुत अच्छी है। मैं उनको बहुत उनके पास जो ज्ञान है एक तरीके से डिफेंस को लेकर जो लिखते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक पत्रकार के रूप में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और चूँकि मैं राजपुरोहित हूँ और वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए हमारा एक जो पारिवारिक जो एक संबंध है वो भी, उसमें भी बहुत अदब और शिष्टाचार है। बात हनुमान बेनीवाल की आई है, जो लगातार तीसरा मोर्चा मजबूत करने में लगे हुए हैं। 2018 और 23 के अंदर उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं है। उनको व्यक्तिगत तौर पर आप उनकी राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, और आरएलपी का आगे क्या फ्यूचर है, आपको क्या लगता है? देखो, हनुमान बेनीवाल जो है वो बहुत एक कह सकते हैं कि संघर्ष वाला लड़ाका, जो मैं कई बार लिखता भी हूँ कि उनका जो एक कनेक्शन, जो एक लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी का एक जो तरीका है वो बहुत शानदार है, और वो मुद्दे को फॉलो करते हैं और अंतिम निर्णय तक ले जाने की कोशिश में हर बार रहते हैं, और कई बार इसमें सफल भी होते हैं। तो एक जन नेता जो पब्लिक के मुद्दों को अगर अंतिम परिणाम तक ले जाने का मादा रखता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो अच्छा चीज़ है उसका अच्छा हो और जो बुरा चीज़ है उसका बुरा हो, तो तारीफ भी करते हैं। हमारे एक पॉजिटिव स्टोरी जो है, ठीक है ना, वो तारीफ के लिए उसका नामकरण हुआ है। तो नेगेटिविटी हर जगह तो कहाँ किस जगह काम आएगी। यहाँ तो ये कहना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल एक बहुत शानदार लड़ाका है, और एक राजनीतिक रूप से युवाओं को राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाले अगर नेताओं में मैं अगर किन्हीं को मानता हूँ तो वो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, जो कई सालों बाद जो मूल पार्टी की यहाँ पे वातावरण या परंपरा रही है उससे इतर कोई नेता मैं मानता हूँ हनुमान बेनीवाल। और अपने बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी हनुमान बेनीवाल से अक्सर तुलना भी होती है, ऐसे नेताओं ने राजनीति को बदलने का कितनी परिपाटी शुरू किया है? ऐसे नेताओं के आगमन से राजनीति कितनी बदली है? युवाओं में रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने 2 दशक बाद, मतलब एक उम्मीद जगाई 2 दशक बाद राजस्थान में कि भाई इनके छतरी के नीचे भी नेता तैयार हो सकते हैं, और ये नेता तैयार करने के किंग मेकर टाइप भूमिका निभा सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि हनुमान बेनीवाल ने तो जोधपुर और कई जगहों पे
अपने एमएलए जो है वो बना दिए थे, नागौर में तो थे ही, और साथ ही साथ आप ये सोचिए कि बाड़मेर के अंदर भी कई स्थानों पे उनके जो कैंडिडेट थे उनका वोटिंग परसेंटेज जो था वो मुख्य पार्टी से बहुत ज़बरदस्त बेहतर रहा है। तो इन लोगों ने प्रेरित किया है नई पीढ़ी को और यूथ को, राजनीति से मोह भंग जो जिनका हो रहा था उनको, कि भाई नई राजनीति अपने दम पे भी की जा सकती है और बिना बड़ी पार्टीज के भी अपने खुद के चेहरे पे भी राजनीति की जा सकती है। हनुमान बेनीवाल लगातार कई बार मैंने देखा है वो रविंद्र सिंह भाटी के राजनीति को लेकर टिप्पणी भी करते हैं। उन्होंने बीच में एक बार कहा था कि अभी तो ठीक है, लड़का है, पहली बार एमएलए बना है, आगे क्या करता है देखते हैं। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँ, क्योंकि राजनेताओं का एक शौक होता है एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणियां करना। मैं एक पत्रकार के रूप में इसको कवर जरूर करता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा चर्चा में इसलिए नहीं, मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि ये नेता ये कभी भी एक होने का मादा रखते हैं। तो ये नहीं, तो भी एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में भी देखें तो वर्तमान जो राजनीति जो करने की स्टाइल है रविंद्र सिंह भाटी की, इसको देखते हुए उनका फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? रविंद्र सिंह भाटी, मैंने आपको कहा ना कि एक ऐसा व्यक्ति अगर कहीं बाहर आउट ऑफ राजस्थान कहीं जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत या मुंबई या कहीं पर भी, तो वहाँ के जो अपने बाड़मेर के प्रवासी वो जिस तरीके से फोन करते हैं, मान लो वो फ्लाइट में हो या कि साहब वो कितने बजे पहुँचेंगे, पता तो करो, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा क्रेज का कारण क्या है? लोगों के मुद्दे उस व्यक्ति ने टच किए। बहुत कम उम्र में अपने छात्र राजनीति से निकल कर ही उन्होंने राजनीति में इन मुद्दों को टच किया। मैं बताऊं आपको कि लंपी बीमारी का जब दौर आया था, तब या रविंद्र सिंह भाटी ने बॉर्डर के इलाकों में, मैंने उस चीज़ को नज़दीक से देखा कि इन्होंने बहुत लोगों को नज़दीक से घर घर तक पहुंच के उन्होंने लोगों की पड़ताल की शिव में, इसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिला। और वो कनेक्टिविटी थी उन्होंने लगातार जारी रखी। ऐसा नहीं था कि वो एक बार जो अभियान चलाया उसके बाद वापस उनसे मुखातिब नहीं हुए। तो बाड़मेर के कुछ नेता है, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी लेंगे, क्योंकि उनके ज़्यादातर के करियर को आपने बहुत शुरू से देखा है। अभी हेमाराम चौधरी बाड़मेर की राजनीति के बहुत सम्मानित नाम है हेमाराम जी, और निश्चित तौर पर उनकी राजनीति जो है वो बहुत बेदाग रही है। और आज भी वो राजनीति के अंदर वर्तमान जो बाड़मेर की राजनीति है इसमें बहुत चर्चित नाम है, सक्रिय नाम है, और लोग जो है वो आज भी उनको एक चर्चित नेता के रूप में जानते हैं, सक्रिय नेता के रूप में जानते हैं। हरीश चौधरी निश्चित तौर पर बाड़मेर का दिल्ली के अंदर बहुत कम समय में अगर किसी राजनेता में नाम किया तो जसवंत सिंह जी की बात निश्चित तौर पर हरीश जी ने, उन्होंने पार्टी में संगठन में बहुत बड़ी भूमिका भी रही, और उसके बाद राजस्व मंत्री के रूप में काम करना, फिर पंजाब प्रभारी के रूप में काम करना, और केंद्रीय टीम का पार्ट रह के मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर उनको कांग्रेस के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित तौर पर बाड़मेर के लिए हरीश चौधरी एक गर्व का विषय। बाड़मेर के बेटे, भाई तू गाना गया, अभी तो बालोतरा चला गया। कैलाश चौधरी निश्चित तौर पर संघ ने उनको बहुत कुछ दिया जो उनके लिए भी अप्रत्याशित था और आम पब्लिक के लिए भी अप्रत्याशित था, लेकिन किसी भी तरीके से बाड़मेर में वो बना नहीं पाए, सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, या फिर पार्टी का जो एक नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा नाम था उसको भी यह बाड़मेर में बना नहीं पाए। उम्मीदवार बेनीवाल जो 2 बार आरएलपी से हरीश चौधरी के सामने चुनाव हारे, इसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ दिया, अभी सांसद है। अच्छे राजनेता है। जब भी बहुत कम मुलाकातें हुई मेरी, और बोलते भी बहुत कम है, अभी आजकल बहुत बोलते हैं, मीटिंग्स वगैरह में भी बोलना उनका शुरू है। अगली बार मैं भी सोचता हूँ कि आधा घंटा उनसे चर्चा करेंगे ताकि उनके बारे में और जान पाए। लेकिन मेरी तो जो उनके साथ का अनुभव वो एक अच्छे और सीधे और सरल नेता है। दिशा की मीटिंग उन्होंने 2-3 ली है, और उसके अंदर मीटिंग लेते हुए शायद आपने उनको देखा होगा, तो उनका अनुभव किस तरीके का दिखता है? बिल्कुल, वो होमवर्क करके और उसके बाद बैठक में आने का उनका जो एक स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगा। आमतौर पे हर कोई करके आता है, लेकिन नए सांसद बने हैं उसके बाद जिस तरीके से उनका
देखिए एक पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद एक व्यापारी, फिर राजनेता, और उसके बाद विधायक के लिए लड़ते लड़ते सांसद तक पहुंच जाना, फिर उसके बाद आपका जो खुद का जो होमवर्क है वो अगर शानदार नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन उम्मीदवार राम जी अभी जितनी बैठक में उनका प्रदर्शन रहा, वो लगा कि जो लोग उनको एक सीधा साधा नेता समझते जितना, उतने नहीं है, वो पूरी सिस्टम की समझ और परख रखते हैं। आपके अनुभव में या आपकी स्मृति में बाड़मेर के इतने कलेक्टरों को आपने अलग अलग देखा है, ऐसे कलेक्टर कौन कौन से हैं जिनका आपको जो बहुत प्रभावशाली लगे, आप आज भी उनको आप याद करते हैं? देखिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर जब AC भाटू साहब हुआ करते, तब से मैं, ये कब की बात है? ये 2004-5 है शायद, आपके शुरुआती फेज की बात? 5 की शायद, हाँ 4-5 की। और उसके बाद सुबीर कुमार जी 2006 के आसपास आ गए थे। तो सुबीर कुमार जी से ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे रहे, क्योंकि सुबीर कुमार जी ने जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाड़मेर के जो बच्चे थे उनके लिए यहाँ पे एक कोचिंग शुरू किया था। तो इस वजह से उनका जो मतलब एक तरीके से क्रेज लोगों में बहुत ज़बरदस्त था। लोग जो है, पब्लिक जो है वो उनको बहुत पसंद करती थी एज ए जिला कलेक्टर, यूथ भी थे। तो और सुबीर कुमार जी का बाढ़ के दिनों में उनकी सक्रियता थी, इस वजह से भी वो हमारे काफ़ी, क्योंकि बाढ़ के दिनों में एक जिला कलेक्टर की भूमिका, एक प्रभारी एक अधिकारी जो है आपदा के, तो उनसे लगातार संपर्क रहा। तो एक शानदार अधिकारी के रूप में सुबीर कुमार जी एक अच्छे कलेक्टर के रूप में मुझे कई बार याद आते हैं। गौरव गोयल साहब जो है, उनसे मैं उनका नाम अभी लेने वाला था, क्योंकि बाड़मेर के अंदर सेलिब्रिटी टाइप में ज्यादा फेमस में गौरव गोयल के बाद, मैं बताऊं आपको, सुबीर, माफ करें, गौरव गोयल साहब और संतोष चाल के उस दौरान के SP हुआ करते थे। तो वो सड़क पे ये शराब, जो अवैध शराब के ठेके और ऐसे अवैध जो गतिविधियां जहाँ संचालित होती थी, गौरव गोयल बाड़मेर में कलेक्टर के रूप में इतने ज्यादा लोकप्रिय क्यों? आम जनता से उनका सीधा जुड़ाव था दरअसल, और यूथ थे, सीकर के या मेरे हिसाब से रहने वाले थे, और मैं टॉपर भी थे लगभग। मैं टॉपर भी, और मैं भूल सकता हूँ सीकर शायद उनका पेरेंट्स नहीं हो, लेकिन पब्लिक से कनेक्टिविटी उनकी बड़ी थी। मेरे मतलब और बाड़मेर से गए, बाड़मेर से जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया। अभी तो वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के टीम में है। बिल्कुल। तो राजस्थान में भी उन्होंने अलग अलग, उनको बहुत बड़े बड़े पद मिले। बिल्कुल। तो गौरव गोयल साहब के बाद भानुग्रह A2 साहब अच्छे कलेक्टर यहाँ हुए हैं। साथ में आपके मधुसूदन जी शर्मा एक कलेक्टर हुए हैं। काफी कलेक्टर्स ने अच्छा काम किया यहाँ पे। अभी जो बाड़मेर की वर्तमान कलेक्टर है टीना डाबी, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि UPSC टॉपर है, और वैसे भी उनको बहुत सारे अलग अलग पेपर है, मैं उनके रिव्यू वगैरह पढ़ रहा था, तो किसी ने कहा ब्यूरोक्रेसी की बॉलीवुड स्टार है वगैरह, ऐसी ऐसी उपाधियाँ मिलती है। तो एज ए कलेक्टर वो अपने पड़ोसी जैसलमेर में भी जिला कलेक्टर रही है, और अभी 1-1.5 साल से बाड़मेर में भी है। तो उनके व्यक्तित्व को और उनके कलेक्टर के रूप में कर्तृत्व या कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो प्रयास किए यहाँ पे, चाहे एक मरु उड़ान उनका एक प्रयास था, वो बहुत शानदार रहा। हालांकि कई कारणों से जो निरंतरता की उम्मीद थी वो नव बाड़मेर में उसमें नहीं दिख पाई। तो मैंने इस चीज़ का जो एनालिसिस मैं कर पाया, टीना डाबी जी जो DM साहिबा थी, इन्होंने DM साहिबा है, माफ करें, इन्होंने जो बाड़मेर के अंदर नव बाड़मेर का अभियान शुरू किया, तो इनको एक उम्मीद थी कि बाड़मेर की जनता जो है वो भी, उनकी उम्मीद और उनकी जो इच्छा है कि बाड़मेर साफ बने। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चल रहा है कि मैडम हमको पुराना बाड़मेर लौटा दो, नवा रहना दो आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसी परियोजनाएं जैसे तो ये मतलब इतना औंधे मुंह क्यों है? जो नव बाड़मेर अभियान है, ये औंधे मुंह क्यों गिरा इतना? नगर परिषद जो है वो, उसका जो प्रशासक के रूप में एक भूमिका थी, वो प्रशासन के हाथ में आ गई। सबसे बड़ी बात ये है, पार्षद चले गए, सभापति सब रिटायर हो गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और बाड़मेर की पब्लिक ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया लंबे समय तक। शुरू में तो अच्छा उत्साह, शुरुआत में देखिए, आप गंदगी में रहना पसंद करते हैं तो फिर कौन कितने दिन तक कलेक्टर आपको ये कहेगा कि आप साफ ही रहो। एक पर्दे के पीछे आप ये सोचिए कि बाड़मेर के अहिंसा सर्किल के आसपास की जो मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पर इतने अच्छे साइन बोर्ड्स लगे थे, इतने बढ़िया बैरिकेड लगा के, और उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था की थी, सबको तोड़ दिया लोगों ने। तो आप सोचिए कि बाड़मेर में क्या उम्मीद कर सकते हैं। कई लोग पर्दे के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहते हैं कि टीना डाबी को इस अभियान में इसलिए भी सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्होंने जिस
वे में अभियान शुरू किया तो उससे लग रहा था ये एक तरीके से यूपीएससी टॉपर वाली या जो सेलिब्रिटी वाली छवि है इसको कहीं न कहीं भुना लेंगे या बाड़मेर की जनता में उनकी देखिए, मेरी बात रॉबिन सुनिए, हुड या स्टार वाली छवि नहीं बन आपको जाए। याद होगा नगर परिषद के बोर्ड के उस वक्त जो सभापति थे वो भी नव बाड़मेर के विरोध में उतर गए। आप सोचिए, नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये उनके क्षेत्राधिकारी का मामला भी नहीं है, इसलिए वो दानदाता से काम नहीं करवा सकते। तो आप ये सोचिए कि एक कलेक्टर के रूप में वो काम किस लिए कर रहे थे, बाड़मेर के लिए ही कर रहे थे। तो आप जनता ने उसका कितना साथ दिया। आप ये सोचिए कि क्या आज डस्टबिन के अंदर कचरा बाड़मेर में, जब कलेक्टर मैडम ने शुरुआती 1 महीने में जो लोगों को निवेदन किया या एक तरीके से कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की, क्या उसकी पालना कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप उम्मीद ये करते हैं कि नगर परिषद जो है वो आपकी सफाई करे, अगर नहीं कर रही है तो बाड़मेर कलेक्टर उनसे सफाई करवाए। हम गंदगी इसी तरीके से बिखेरते रहेंगे। बाड़मेर शहर जो है वो हमारा है, हमने उनको अब ये तरीके से अघोषित रूप से ये कह दिया कि ये तो आपका है, आप साफ करो। अरे भाई, वो आपको प्रेरित कर सकते हैं, वो हाथ में झाड़ू लेके 24 घंटे कलेक्टर आपकी सफाई थोड़ी करेंगे। नहीं, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो बाड़मेर के जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं न कहीं नहीं चाहते थे ये अभियान सफल हो, क्योंकि यदि ये सब अभियान सफल हो गया तो एक सेलिब्रिटी पब्लिक में इमेज उनकी अच्छी बन जाएगी। की लड़ाई कई लोगों ने, अब हम दबी जुबान से मतलब हाँ मजबूर होकर वो साथ खड़े जरूर रहते थे, लेकिन उनको लगता था कि भाई कहीं इसका क्रेडिट ये लेना चाहते हैं इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। तो लोगों की जो मंशा थी वो कहीं न कहीं नव बाड़मेर के ऊपर भारी पड़ी, और लोगों की मंशा ये थी कि भाई असहयोग करो ताकि इसमें कलेक्टर साहिबा खुद हाथ खींच ले। आपका लगभग 2 दशक का पत्रकारिता का बाड़मेर में जो लंबा करियर रहा है, इसके अंदर एक सवाल मैं करना भूल गया, आपने हमेशा बाड़मेर को क्यों चुना? आप जयपुर, दिल्ली आगे ऊपर जा सकते हो, आप लिखते बहुत अच्छा है, बोलते भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप बाड़मेर से बाहर क्यों नहीं निकले? मैं कोशिश में था कि मैं जाऊं बाहर, और मेरे पास ऑफर भी था कि मैं गुजरात के अंदर काम करूं एक हिंदी दैनिक के साथ, और जो प्रवासी है उनके साथ रह के मैं उनके लिए रिपोर्टिंग और दूसरा एक कम्युनिकेशन का काम करूं। लेकिन बाड़मेर से न जाने क्यों ऐसा रिश्ता रहा, और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, क्योंकि मेरे बड़े भाई आर्मी में जब चले गए और उसके बाद वो अभी कुछ साल पहले रिटायर, 2-3 साल पहले रिटायर होके आए घर से, तो परिवार में मेरे पिताजी नौकरी में थे, तो मेरी माता जी और दूसरे जो सारे जो लोग हैं, हम टोटल 4 भाई, बहन हमारे नहीं है, और वो सारी जो जिम्मेदारी है, इस वजह से मेरे को जोधपुर से वापस आना पड़ा, क्योंकि मुझे परिवार से इस बात को लेकर सख्ती थी कि वो मैं बाड़मेर लौट आऊँ। और कुछ मेरे जो लिखने का जो तरीका है इसको लेकर मेरे परिवार के लोग बहुत भयभीत रहते हैं, कहीं पंगा नहीं कर ले जाते, कहीं बाहर कहीं और दिक्कत नहीं हो जाए, तो वो कहते हैं कि बाड़मेर सेफ है। नहीं, बाड़मेर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कई बार ऐसी भी चीज़ें रही है कि धमकियों से लगा के और मुकदमे तक मैंने झेले, और मैं बिहार की जेल भी जाके आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बाड़मेर की बच्ची थी जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो एक कश्मीर कुपवाड़ा का एक जो लड़का था गुलजार, उसके लफ्ज़ याद की शिकार होकर यहाँ से गई थी। तब यहाँ की राजनीति के कुछ लोगों ने बिहार के कुछ राजनेताओं और बिहार के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। कुछ दिन में वहाँ की सेंट्रल ब्यूरो जो जेल है वहाँ रहा मैं, और जेल की जिंदगी को भी लोग आपको पूछते भी आपका जेल का अनुभव कैसा है। बिल्कुल, मैंने एक बाकायदा एक किताब लिख रहा हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जिक्र करूँगा। आज आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि कोई पब्लिशर्स से बात चल रही है मेरी, अगर उम्मीद है कि मैं अगर काफ़ी आसानियत होगी बहुत जल्दी एक किताब के रूप में। सारी किताब लिख रहे हो या बायोग्राफी लिख रहे हो? एक बायोग्राफी मेरे बारे में, मेरे खुद के बारे में, कि एक जेल की यात्रा के बारे में, और एक मेरी पत्रकारिता। बायोग्राफी बहुत सच बोलना पड़ता है, और हर आदमी कुछ न कुछ सच सिपाही रखना चाहता है। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें जो है वो सच के रूप में, मेरी कमजोरियाँ, मेरी गलतियाँ, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें बता पाऊँ, लेकिन एक ऐसा सच जो मैंने जिया, और मेरे को लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि कैसे एक साजिश जो है पूरी की पूरी, एक सिस्टम पूरे को सवालों में खड़ा कर देती है। एक व्यक्ति जो बाड़मेर से बिहार की लगभग
1500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, वो ज़िंदगी में कभी गया नहीं। उसने ज़िंदगी में कभी बिहार या बिहार के बारे में कभी सोचा नहीं। वो व्यक्ति वहाँ पे बेगुनाही में कई दिन जेल में जाके आता है और उसको बाद में कई साल बाद कोर्ट जो है वो बरी करता है। तो आपका जो तो आप सोचिए कि राजनीति और सियासत ने समाज के अंदर कितना बड़ा एक जो अपना जो भरोसा था कभी, वो खो दिया है। क्योंकि अब सियासत जो है वो साजिशों का एक अड्डा बन गई है, जहाँ पे लोग जो अपने विरोध में या अपनी ऐसी विचारधारा जिसको वो फॉलो करते हैं, अगर उसको क्रॉस करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो उसके खिलाफ इस तरीके से साजिशें रचते हैं और उसके बाद वो जनप्रतिनिधि भी कहलाते हैं। जनता का दमन करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं। खैर, भगवान जो है वो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के तक फाइल है, तो कई जो इसमें लिप्त थे उनका खुलासा करोगे? वो खुलासा भी करेंगे और भगवान के न्यायपालिका में उनका जो है न्याय भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। आपका जो 2 दशक का जो पत्रकारिता का करियर है, इसमें ऑल ओवर आपके खट्टे मीठे अनुभव कैसे, उनको आप कैसे शब्दों में व्यक्त करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मैंने पत्रकारिता में रहकर बाड़मेर को बदलते हुए देखा है। बाड़मेर का रेलवे स्टेशन भी 30वीं बार बदल रहा है। तो आप सोचिए कि बाड़मेर की सड़कों से लगा के और बाड़मेर के लोगों को बहुत नज़दीक से बदलते हुए देखा है। जब से बाड़मेर के अंदर कंपनियां और पैसा आया, उसके बाद जो लोगों के जो एक भावनाएं, इमोशंस जो है, वो जिस तरीके से एक बहुत क्रूरता के साथ उन्होंने उनका जिस तरीके से दमन किया, उसका कहीं ना कहीं आज कमी जो है वो नए बाड़मेर में देखने को मिलती है। लोगों के जो एक यहाँ के लोग कल्चर, यहाँ का एक अपनत्व का, मेहमानपन का, यहाँ पे आदमी को देखकर जो आदमी खुश होता था, वो भाव था, वो कहीं ना कहीं बाड़मेर में खत्म हो गया। सच बोलने वाले जो लोग हैं, जिनकी पहले बहुत इज्जत हुआ करती थी, रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लोग कहते थे कि आप अकेले नहीं हो, आज सच बोलने वालों के पीछे अगर देखते हैं तो बहुत भीड़ जो है वो कम नजर आती है। तो ये सारा सामाजिक विकास हुआ है, इस पैसे और विकास ने बाड़मेर की बहुमूल्य चीज जो थी, भाईचारा, उसको चारे की तरह खा लिया। तो पत्रकार के रूप में आपको ऐसा सम्मान या हौसला अफजाई, आपके उत्साहवर्धन हुआ हो जिसने आपको लगा कि नहीं, पत्रकारिता में आके बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी महसूस हो रही है, या कुछ ऐसे अनुभव जो लगता है यार इस प्रोफेशन में नहीं आते तो अच्छा होता, कहीं टीचर बन के कई बार सुकून से पढ़ाते बच्चों? ये जो आपने अंत में कहा है ना, ये तो रोज सुबह से शाम सोचते हैं कि काश कहीं पढ़ाई में अच्छे ठीक ठाक, उस टाइम इतना क्रेज भी नहीं था, नॉर्मल बीएड करके एसटीसी करके टीचर तो बन पढ़ाई में अच्छे थे और चाहते तो शिक्षक, ग्राम सेवक, पटवारी कहीं बन सकते थे। पत्रकारिता को चुना, जबकि मेरे फादर और वगैरह 5 भाई हैं, पांचों के पांचों सरकारी कर्मचारी के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आप सोचिए कि मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई आर्मी में, मेरे छोटे भाई आर्मी में, कंपाउंडर, तो हमारा सारा का सारा जो बिजनेस हो उसमें बहुत अच्छा खासा है। बावजूद इसकी पत्रकारिता को 2 दशक से चुन कर बैठे हैं। तो कई बार सम्मान भी जो एक आज समाज का एक रिवाज है, तो राजपुरी समाज का जो सबसे बड़ा हमारा पुष्कर के अंदर, जो असोतरा के बाद पुष्कर के अंदर जो बहुत पुराना, मतलब एक सोचिए कि सैकड़ों साल पुराना जो हमारा वहाँ पे पंचायत है भवन, वहाँ से मेरे को राजपुरी समाज रत्न जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। ये कब की बात है? ये 2018-19 की बात है। और उसके बाद मुझे 14वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समारोह के अंदर उदयपुर में जब ये हुआ था, तब मेरे को 2016 में वहाँ पे सम्मान मिला है। एक आरपीएम अवार्ड जो श्री गंगानगर के अंदर काफ़ी बड़े पत्रकार हुए, उनके एक पूरा समूह अवार्ड देता है। तो खोज परक जर्नलिज्म जो है, तो मेरी बॉर्डर की कई स्टोरी जो मैं पंजाब केसरी के लिए काम किया, उसमें 2016 में मुझे आरपीएम अवार्ड जो है वो खोज परक अवार्ड मिल चुका है। और कुछ समय पहले जिला प्रशासन ने भी मेरी पत्रकारिता को बाड़मेर के लोगों के लिए अच्छा मानते हुए सम्मानित किया है। तो कोई ऐसे अनुभव भी जब लगता हो कि नहीं टीचर बन जाते अच्छा रहता, जैसे पिछली लाइन में कई बार जब देखते हैं कि जब आज भौतिक युग में परिवार और
कहीं न कहीं पत्रकार का, एक पत्रकारिता का पेशा है, वो आर्थिक रूप से सेफ मैं नहीं है। वही पे जा रहा हूँ कि परिवार की ज़रूरतें और जिस तरीके से देखते हैं कि एक भौतिकता बहुत आवश्यक अंग बन गई है, और बच्चों की जो डिमांड्स या उनका किसी वस्तु को लेकर एक जो उनकी जिज्ञासा या उनकी चाह, वो कई बार जब पूरा नहीं कर पाते तो लगता है कि एक अच्छी नौकरी कर लेते तो एक पत्रकार होकर आज परेशान नहीं होना पड़ता। क्योंकि आप सोचिए कि जो लोग किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से पत्रकारिता का लाभ ले रहे हैं तनख्वाह के अतिरिक्त, वो ब्लैकमेलिंग से लगा के हर चीज जो है उसको हम तो कोशिश या फॉलो कर नहीं पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। तो अभी सोचते हैं नहीं, जो सम्मान है वो लोग देते हैं, यही एक बहुत बड़ी कमाई है, तो इसी से संतुष्ट होकर फिर जो भौतिकता वाले चैप्टर को भुला देते हैं कुछ देर आप के लिए। परिवार के अगली डिमांड आती है तो वापस वही चीज जाग जाती है। परिवार की डिमांड की बात आई तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप घूमने इधर उधर कम जाते हो या प्राइवेसी के कारण ये फोटो वोटो अपलोड नहीं करते हो? नहीं, कभी जा नहीं पाते, सही बात तो है ही है। और जाने का कई बार ये होता है कि जाना भी पड़े तो ज़्यादा इतना घूमना होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेसी के कारण भी फोटोज जो है वो शेयर नहीं करते। क्योंकि 2018 की जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मैंने अपना जो परिवार है उसको, उसकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी। व्यक्तिगत जीवन से पारिवारिक जीवन को अलग कर दिया। बिल्कुल। और मैं ये कई बार प्रयास करता हूँ कि मैं जो हूँ वो अकेला ही दुनिया के सामने शो हूँ। तो आप पत्रकारिता या जो अपना पेशा है उससे अलग आपके ऐसे क्या शौक है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट देखना या खेलना, फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है भाई साहब। साथ में मैं ज़्यादा नहीं, सेलेक्टेड कुछ रिव्यूज पढ़ के कुछ मूवीज भी देखना पसंद करता हूँ, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कुछ मेरे पसंदीदा एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी। फिल्में देखते हो? फिल्में भी देखता हूँ, लेकिन फिल्मों में मुझे सब्जेक्ट जो है उस आधारित जो मूवीज है उसमें और कई ऐसी फिल्में जो आज के समय में पॉलिटिक्स और क्राइम को लेकर, थ्रिलर और इस तरीके की फिल्में भी देखता हूँ। सिनेमा में जाके या घर पे ही? सिनेमा में खूब गया हूँ। 2018 जो पटना बिहार मेरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद मैं सिनेमा और इन चीज़ों से मैंने, और सार्वजनिक जगह से मैंने आना जाना छोड़ दिया। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा पॉडकास्ट रहा और आपने अपने व्यक्तिगत और पेशे को लेकर जो तमाम अनुभव है, क्योंकि 2 दशक का आपका पत्रकारिता का जो करियर है बाड़मेर में, तो आपके साथ काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव रहे, और राजनीति को लेकर, अधिकारियों को लेकर, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, पत्रकार साथियों के बारे में थोड़ा आपने कम बताया, इसका मलाल रहेगा। हाँ, आपने बुलाया इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे जब मुझे आपने कहा कि पॉडकास्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बातें होगी, लेकिन जब आप पॉडकास्ट को अपन एंडिंग पे ले जा रहे हैं तो घर की बातें हुई, आराम से हुई, आपने कुछ अपनी बातें पूछी, कुछ मैंने जो मेरे दिल में बातें थी वो आपके सामने रखी। अब आप इसको सार्वजनिक करेंगे तो आपसे निवेदन है कि ऐसी चीज़ें जो कहीं गलत कह दी हो, जो नहीं कहनी हो, उसके लिए तो क्षमा करिएगा ही आप और आपके सारे दर्शक, लेकिन आप भी एडिट करते हुए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो आप लास्ट में आप अपना कोई भी पीके टाइम्स के दर्शकों को एक छोटा सा संदेश जो भी दें। एक ही संदेश है सबके लिए कि दोस्तों, जिंदगी के अंदर हर वो परेशानी जो आपके सामने खड़ी होती है, यह कहते कि मैं बहुत बड़ी हूँ, उसको सिर्फ एक बार ये कहिएगा कि मैंने तेरे आने से पहले तेरी एक्सपायरी डेट पढ़ रखी है। और सभी को कहूँगा पॉजिटिव रहिए। जिंदगी में हर मोड़ पे परेशानियाँ आती रहेगी, लेकिन परेशानी से उबर कर अगर हम अपने आप को स्थापित जिंदा रख पाते हैं तो हम सही मायने में इंसान कहलाने के हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित, बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने अपने पेशे के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के कई अनछुए पहलुओं के बारे में प्रकाश डाला। जो लोग इनको जानते हैं उनको इनके कई नए अवतार के रूप में जानने का मौका मिला। तो ऐसे ही तमाम अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल जगत हो, क्योंकि बाड़मेर में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व और महानुभव है
जिनके बारे में अलग अलग आपको जानने को मिलता है। तो आप बाड़मेर के ऐसे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ है जिनके बारे में आप उनका पॉडकास्ट देखना सुनना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट करके। और दुर्ग सिंह जी के साथ जो हमारा पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।